अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से हो रहा होगा। कोशिश किया करें कि अपनी सुबह का आगाज़ पॉजिटिव सोच के साथ किया करें, थोड़ा सा वॉक शॉक किया करें और थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लिया करें। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे सियासत के ऊपर। और सियासत का नाम आता है तो पहली चीज़ जहन में आती है मुश्किलात, सियासी उतार चढ़ाव, प्रेशर। और जाहिर सी बात है, हर इंसान के लिए सियासत सेम नहीं होती। हर इंसान की सियासत की दुनिया का सफ़र मुख्तलिफ होता है। सियासी उतार चढ़ाव भी आता है और प्रेशर भी आता है। और जब मुश्किलात से इंसान निकल कर फिर एक स्टेज पे पहुंचता है तो जाहिर सी बात है उसके बाद भी सियासत का मतलब होता है कि आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी भी हल्के से इलेक्ट होके आते हैं या किसी भी आवाम के नुमाइंदे बन के आप असम्बलियों तक पहुंचते हैं तो आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपके लोगों की आपसे बहुत उम्मीदें होती हैं। तो सियासतदान किस हद तक उम्मीदें पूरी करने का प्रेशर भी होता है। दूसरा ये भी होता है कि कभी ना कभी कोई कॉल भी आ जाती है, उसकी वजह से भी सियासतदान बड़े परेशान होते हैं। लेकिन सियासत में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड या कोई फैमिली में, अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर सियासत जो होती है वो विरासती ख़ानदान दर आगे जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होती रहती है। लेकिन उन लोगों के लिए सियासत में आना ख़ासा मुश्किल होता है जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं होता या कोई फैमिली से सियासत में नहीं होता। अक्सर ये भी कहा जाता है कि सियासत पाकिस्तान में प्रिविलेज क्लास करती है। जो आम लोग हैं उनका सियासत में आना ख़ासा मुश्किल होता है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका कोई पीछे से फैमिली में कोई सियासतदान नहीं था और नौजवानी में ही उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जीता इलेक्शन, उसके बाद वो असेंबली में आए। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि जब वो असेंबली में पहली दफ़ा इलेक्ट होके आए तो उनको अपोजिशन में बैठना पड़ गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमानुल्लाह। वेलकम करते हैं सर आपको। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सफ़र तोड़ा किवें रहे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा। अच्छा रहे? बड़ा अच्छा वेदर है जी। बट थकावट तो नहीं नो थी? नो नो, आई एम फ्रेश। लाहौर तक आंदे आंदे रहीम यार ता ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਥੀ ਗਈ ਜੀ ਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ। हाँ, हुण बिल्कुल। तो बिल्कुल इवें ही है। हाँ हुण जी तो हाँ। मसला ना हो सी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। हुण तो दूजा घर है, बिल्कुल इवें ही है। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सियासत में आपका कोई भी ख़ानदान से कोई सियासत में नहीं था। आपका सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? कैसे आया कि सियासत में आना चाहिए? मैं जब अपनी तालीम से फ़ारिग होके अपने इलाके में गया तो हुँ, वहाँ जो हालात देखे हुँ, और वो बड़े पसमानदा लोग थे, हुँ, वही जागीरदाराना सिस्टम था। हुँ, तो मैंने 2005 में बल्दियाती इलेक्शन एज अ नाज़िम कॉन्टेस्ट किया। हुँ, तो उस टाइम में 24 साल उम्र थी और अच्छा, वो उधर से ही शौक पैदा हुआ कि अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हुँ, फिर खान साहब आ गए तो फिर वो मुझे वो शुरू से ही पसंद थे, हुँ। तो फिर उनके साथ जुड़ गए। अच्छा, शुरू से ही आप उनको जी पसंद करते? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, जी मेरी। तो सियासत का आपका जो शुरुआत थी वो इस तरह। अच्छा, तो तालीम कहाँ से हासिल की आपने? मेरी स्कूलिंग जो है वो सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर से है अच्छा, और ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की। हुँ, तो बस यहीं तक तालीम थी। अच्छा। तो तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में आप तालीम हासिल कर रहे थे, तो तब भी सियासत का शौक़ था? अंदर से अंदाज़ा होता था कि मैं सियासतदान बन सकता वो हूँ? दोस्तों वो नहीं ऐसी जवानी होती है, इंसान बड़ा अग्रेसिव भी होता है और ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन दोस्तों में सियासत चलती रहती है ना छोटी मोटी। हम हॉस्टल में रहे हैं सारी हाँ, ज़िंदगी, अच्छा, तो वहाँ अच्छा, से। हॉस्टल लाइफ़ भी हाँ गुज़ारी जी, आपने? मैं हमारा साहिबल स्कूल में हम हॉस्टल में ही रहे हैं, अच्छा, तो यहाँ भी हॉस्टल में रहा हूँ। हाँ, तो फिर दोस्तों में सियासत चलती रहती है, ग्रुपिंग चलती रहती है और हाँ, ये वो ही हल्की फुल्की थी। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि प्रैक्टिकली किसी सियासत में या किसी हुँ। तंजीम में वो नहीं रहे। हुँ। अच्छा, तो जब सियासत में आपने आने का फ़ैसला किया तो क्या कहा गया फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से? वैसे सियासतदान को बड़ा नेगेटिव भी देखा जाता है। लोगों का होता है कि सियासी दावे करेंगे और पता नहीं बड़ा रोब-दाब होगा और उस तरह के हमारे दोस्त भी नहीं रहेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, आप ठीक कह रही हैं कि हुँ, भाई फैमिली की तरफ से तो बड़ा मना किया गया था कि ये अच्छा काम नहीं है, आप इसमें ना पढ़ें, अच्छा, आप अपनी कारोबार करें, तालीम पूरी करें। हाँ, लेकिन बस शौक था मुझे, कुछ हुँ, करना था लोगों के लिए हुँ, और मैं ये समझ रहा था कि बेहतर यही है हुँ, कि आप सियासत करें और लोगों के लिए कुछ करें। लोगों के लिए। हाँ, और दोस्तों की तरफ से मुझे सपोर्ट थी शुरू से ही। हुँ, वो चाहते थे कि भी ये भी सियासत में आए हुँ, और
मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों को पता था कि तुम सियासत में रहे तो कुछ ना कुछ करोगे। अच्छा, दोस्तों को अंदाज़ा हाँ वैसे जी, बहुत सी बातों का होता है, ये तो बात बिल्कुल बिल्कुल। सच की है। अच्छा, जाम साहब ये भी बताएँ कि हॉस्टल लाइफ़ आपने गुज़ारी है, तो हॉस्टल लाइफ़ कैसी थी? वैसे हॉस्टल लाइफ़ के तो बड़े किस्से होते हैं, मैंने भी हॉस्टल लाइफ़ गुज़ारी है, लेकिन हॉस्टल लाइफ़ का चार्म भी अपना होता है। वो जो हमारा स्कूल है ना हाँ, जी, उस टाइम हमें हमारे जो सुप्रिटेंडेंट साहब थे फौत हो गए, तो वो सागर साहब वो हमें कहते होते थे कि ये जो आपको लाइफ हॉस्टल में मिल रही है ना, कभी सारी ज़िंदगी नहीं मिलेगी, अच्छा। कि उसके बाद वैसी लाइफ नहीं मिली। वो अमेजिंग लाइफ थी वो, हुँ। उससे अच्छी लाइफ दोबारा नहीं मिल सकती। हाँ, उससे अच्छी वाक़ई लाइफ़ दोबारा नहीं मिलती रहती। वो जो वक़्त गुज़र जाता है, वो हमें तब समझ आता है कि वाक़ई उस वक़्त का अपना ही मज़ा था। बिल्कुल। अच्छा, तो कैसे कोई स्टोरी शेयर करें हमारे साथ, कोई किस्से शेयर करें? और बॉयज़ के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉयज़ तो मेरे ख़्याल में फ़न ही बहुत ज़्यादा करते हैं हॉस्टल में। बस हमारा तो कोई ख़ास नहीं, हम तो मतलब हमारा स्कूल जो था ना वो हुँ, बहुत ही कैरेट टाइप स्कूल था, हुँ, बहुत सख्ती होती थी। हुँ, बस वहाँ से बंक करना, अब यही किस्से हैं कि हुँ। रात को हमने दीवार फाँक के जाना हाँ, स्कूल से बाहर, हाँ। या किसी दोस्त, हमारे मेरा एक दोस्त था ज़ुहैब वड़ैच, उसकी डिग्गी में अक्सर हम स्कूल से बाहर निकलते थे, कार की डिग्गी में। तो हम सिर्फ यही बड़ा हमारे लिए होता था, जैसे हमने हमने कोई बॉर्डर क्रॉस कर लिया। तो अच्छा, तो कभी पकड़े गए थे? एक दो दफ़ा पकड़ा गया था अच्छा, आप भी मोस्टली। पकड़े गए थे या दोस्त भी पकड़े गए थे? अब वो ही पकड़े गए थे। अच्छा, तो फिर आपने उनका साथ दिया था कि मैं भी साथ था, नहीं या नहीं बिल्कुल आपने कहा मैं जा रहा नहीं हूँ? नहीं बिल्कुल साथ दिया था, अच्छा, साथ बिल्कुल दिया था साथ दिया आपने। अच्छा, साथ देने वालों में से हैं था। आप, भागने वालों में से नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस तरह के स्टूडेंट थे? ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता था, ईज़ी लगती थी, कैसे था? मुझे बड़ा अच्छा स्टूडेंट था मैं। हाँ। पढ़ाई मुझे बहुत पसंद थी और मैं पढ़ने वाला बच्चा था हुँ। दोस्तों में। अच्छा, हाँ, लेकिन ये है कि भी अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं पढ़ सका। अच्छा। लेकिन मैं पढ़ने वाला था और बहुत थोड़ा पढ़ के ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले अच्छा, लेता था। कितनी आपकी एजुकेशन कितनी है अभी? मेरी ग्रेजुएशन है। अच्छा, तो कौन-सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था? दोस्तों की मदद करते थे पढ़ाई में? हाँ ज़ाहिर-सी जी, बात है, बिल्कुल करता था, एक-एक जो बच्चा हाँ जी, अच्छा होता है, तो सब उसके पीछे-पीछे हाँ घूम जी। रहे होते हैं कि मुझे जी मैथमेटिक्स अच्छा लगता था। अच्छा, मैथ्स वैसे हाँ, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को मैथ मुश्किल लगता है। लेकिन मुझे बहुत बहुत पसंद था, मैथ भी, फिज़िक्स भी। अच्छा, मैथ एंड फिज़िक्स हाँ जी, आपका। बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरा ये भी बताएँ कि बचपन में किस तरह के थे? शरारती थे? नहीं, मैं शरारती मेरे ख़्याल में नहीं था। अच्छा, शरारती नहीं थे? हाँ। बड़े शाय से और इस तरह के हाँ, थे? मैं बहन-भाई में सबसे छोटा था, हाँ, लाडला था, तो वो ज़िद्दी टाइप था, लेकिन अच्छा। शरारती नहीं था मैं। तो अभी भी ज़िद्दी हैं? हाँ, मेरे ख़्याल में अच्छा, अभी भी लोग आपसे कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। अच्छा, लोग कहते हैं, आपको नहीं हाँ लगता? जी, बिल्कुल। ओके, दोस्त कहते हैं अभी। हाँ जी। अच्छा, तो कभी सोचा था कि मैं ये जो आगाज़ कर रहा हूँ और उसके बाद कभी असेंबली में पहुँच जाऊँगा? बिल्कुल सोचा था जी। सोचा था? हाँ जी, अल्लाह अच्छा, ताला। तो जब फर्स्ट टाइम असेंबली में पहुँचे और इलेक्शन ज़ाहिर-सी बात है आपने लड़ा, तो कैसे जज़्बात थे जब आपको पता चला कि मैं जीत गया? बड़ा ब्लेस्ड फ़ील कर रहा था, हुँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। हुँ, और कह के भी अगर अल्लाह ताला आपने मुझे यहाँ पहुँचाया है, तो बेमकसद यहाँ से वापस ना, कोई ना कोई लोगों के लिए, भलाई के लिए, या कोई जिस वजह से आपने पहुँचाया है, हुँ, तो आप मेरा 5.5 लाख आबादी का हल्का, उसमें से किसी एक बंदे को आपने सिलेक्ट करके भेजा है, तो ऐसे बिला मकसद ना हो कि मैं यहाँ आके हुँ। तालियां बजा के, नारे बजा के वापस चला जाऊँ। हुँ। तो ये नहीं, अच्छा, तो वो जो आपके हलके के लोगों की उम्मीदें हैं और दूसरा आप आके अपोज़िशन में भी बैठ गए, तो अब ऑब्वियसली काम कराना, चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट तो होंगी ना आपके हलके में? फिर मैंने लोगों की कैसे आप फिर उनको राज़ी करते हैं? मैंने हमारे लिए थोड़ा सा ईजी इसलिए है कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे ना, हाँ। तो हमारा जो वोटर था या जो लोग थे, वो हमसे ना काम की डिमांड ही नहीं करते थे। अच्छा, काम हम की डिमांड नहीं करते थे? हमने कोई वादे किए ही नहीं। हम हमसे वो एक वादा लेते थे कि अच्छा, खान का साथ नहीं छोड़ना। ओके, अच्छा। वो हमसे वो हलफ भी लेते थे और वादे थे कि हुँ, खान का साथ नहीं छोड़ना। अच्छा, और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें कि इतने मुश्किल हालात में भी हम हमारे कई साथी छोड़ के चले गए। अच्छा। लेकिन हमें यही इसलिए लोग हमसे कोई डिमांड ही नहीं करते। हुँ, लोग बड़े बाशऊर हो गए हैं, अब लोगों को हुँ। अंदाज़ा है। अच्छा, दूसरा सर ये भी बताएँ, आपने गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की, वहाँ पे काफ़ी सारी ड्रामेटिक सोसाइटीज़ भी होती हैं और भी डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, तो किसका हिस्सा रहे? क्या आपके अंदर टैलेंट था? अक्सर हम देखते हैं कभी कोई म्यूज़िकल सोसाइटी का हिस्सा होता है और गिटार बजा रहे होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में भी बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें होती थी, तो आप क्या करते थे? एक्चुअली जी, हम जिस लाइफ से एफएससी करके आए थे ना, हुँ, वो बड़ी स्ट्रिक्ट लाइफ थी। हमने दुनिया घूमना फिरना हमें बड़ा मुश्किल
वहाँ होता था लास्ट वीकेंड पे हमें एक 2 से रात 8 बजे तक स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाने दिया जाता था। जब लाहौर आए तो फिर हमें थोड़ी सी लाहौर की हवा लगने लग गई, हम्म, तो हम किसी सोसाइटी का ऐसा नहीं रहे, हम अपने दोस्तों की सोसाइटी हमने अपनी बना ली, ओके हम जी। इकट्ठे ही रहते थे अच्छा, बस। दोस्तों के साथ ही हाँ रहते जी। थे। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ जनाब जाम अमानुल्लाह साहब मौजूद हैं, एमपीए हैं। अच्छा, उनके साथ हमारी कॉन्वर्सेशन भी चल रही है, यकीनन आप भी सुन रहे हैं। अच्छा, तो साथ में ये भी बताएं कि मूवीज़ देखने का शौक रखते हैं? हाँ जी, अच्छा, काफी। मूवीज़ देखते हैं, फैमिली के साथ देखते हैं या अकेले? बीवी के साथ। अच्छा, बीवी के साथ हाँ देखते जी। हैं। अच्छा, तो आपकी जब शादी हुई, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज। अच्छा, अरेंज मैरिज थी। तो किस उम्र में आपकी शादी हुई थी? आई वाज 21। 21 जी। 21, अच्छा, मतलब पढ़ाई के दौरान ही हुई पढ़ाई के आपकी दौरान शादी? जी। ओह! फिर आप माने कैसे थे पढ़ाई को भी मैनेज करना, शादी भी, और शादी वही रहीम यार खान में ही हुई? हाँ जी। अच्छा। तो वो घर वाले डरे हुए थे कि लाहौर गए यहाँ पे कोई शादी कोई हो ना कहे, उन्होंने जल्दी शादी कर दी। अच्छा, तो उनको समझ आ गई कि हाँ जी। आपने लाहौर में ऐसा क्या किया जो उन्होंने जल्दी-जल्दी वैसे शादी। वो हमारे लोगों को सराइकी लोग हैं, आप भी सराइकी हैं, हाँ, आपको अंदाजा, वो जल्दी शादी का हमारा रिवाज है कि हाँ। जल्दी जो है ना शादी कर लेनी चाहिए। और मैं बड़ा हैप्पी, अभी समझ आ रहा है कि घर वालों का फैसला बहुत ठीक था। अच्छा, घर वालों का फैसला ठीक हाँ, था। जल्दी उम्र में तब शादी। आपने इनकार किया था हाँ, कि अब। ज़ाहिर है थोड़ा सा रिजेक्शन तो किया था, अच्छा, लेकिन अब होता है कि भी वो ठीक फैसला था। अच्छा, बच्चों की शादी वाक़ई जल्दी उम्र में कर हुँ। देनी चाहिए। अच्छा, तो कभी मोहब्बत हुई? हाँ जी, बिल्कुल जी। हुई है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर कहते हैं मोहब्बत को पाया फिर आपने? नहीं, मेरी मोहब्बत जो है ना, वो मोहब्बत करने वाली उम्र में शादी हो गई थी। लेकिन मैं समझा कि आप कुछ कोई और मोहब्बत की बात कर रही हैं। तो मेरी तो खान के साथ मोहब्बत है जी, अच्छा जी, हमारी तो। हाँ अच्छा, जी। खान के साथ। ओके, अच्छा, दूसरा ये भी बताएँ कि आपकी ड्रेसिंग सेंस माशाल्लाह बड़ी कमाल की है, तो खुद शॉपिंग करते हैं? नहीं जी, बीवी करती है। अच्छा, अहलिया करती हाँ हैं, जी। शॉपिंग का शौक नहीं रखते आप? नहीं, बहुत कम जी। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं रखते? जूते लेता हूँ मैं वो। अच्छा, जूते लेने का खुद हाँ। शौक है, ओके। अच्छा, तो दूसरा ये भी बताएँ कि बहुत ज़्यादा जब एग्ज़ॉस्टेड होता है इंसान, बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो जाता है, सियासत ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान को फ़ेस करनी पड़ती हैं, प्रेशर भी फ़ेस करना पड़ता है। तो फ्री टाइम जो होता है वो कैसे स्पेंड करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए? मूवी देख लेता हूँ या दोस्तों के साथ कोई हैंग आउट के बाहर निकल गए कहीं। अच्छा। तो बस कोई और वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है। लाइफ में इतनी बिजी लाइफ होती है, हुँ, मल्टीपल टास्क होते हैं, हुँ, तो इस वजह से कोई इतना वो नहीं होता। लेकिन फिर भी दोस्त बहुत है, हुँ। तो ऐसा कभी सोचने का मौका नहीं मिला कि अभी थक गए हैं या बोर हो गए। अच्छा, अब दोस्ती आप रखते हैं। आज दोस्ती है बस। अच्छा, तो अभी भी बचपन के दोस्तों से मिलते हैं? मोस्टली वही दोस्त हैं जी। अच्छा, मोस्टली मोस्टली वही दोस्त वो हैं। मोस्टली वही। अच्छा, अक्सर होता है ना कि जब सियासत में या कोई ऐसे उसमें किसी प्रोफ़ेशन में चले जाते हैं, लोग बचपन के दोस्त भूल जाते हैं। नहीं जी, मुझे तो सुकून ही उन दोस्तों के साथ मिलता है जो बचपन के हाँ। हैं। अच्छा, और बचपन वाली दोस्ती में और सियासतदान भी ज़ाहिर-सी बात है आपके दोस्त तो होंगे। बिल्कुल, तो कौन-सी दोस्ती आपको लगता है वाक़ई कमाल की दोस्ती है? वो बचपन की जी। वो बचपन की। बिल्कुल। अच्छा, बचपन की दोस्ती में कोई गर्ज़ नहीं होता, बिल्कुल, इंसान अपने आप को शायद आर्टिफ़िशियल बना के पेश नहीं करता, बिल्कुल ऐसे वो बिल्कुल। इसलिए हम कंफ़र्टेबल होते हैं। बिल्कुल, ये खुली किताब होते हैं और उन्होंने हर चीज़ देखी होती है। हाँ। और जितना उसे आप ईज़ी फ़ील कर सकते हैं, हुँ, जितना आप खुल के बात कर सकते हैं, हुँ, या उनकी बात आप सुन सकते हैं, जितनी फ्रैंकनेस उनके साथ हो सकती है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। वाक़ई ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरा ये भी बताएँ कि घर वालों के साथ, अहलिया के साथ, बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक है? किसकी चलती है ज़्यादा? बहुत फ्रेंडली जी। अच्छा, फ्रेंडली। हाँ, बहुत फ्रेंडली। अच्छा, बच्चे या कोई डरता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं डरते। वो बिल्कुल डरने वाला कोई अच्छा, उनका कांसेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट। मैं उनकी माँ कह दे कि डाँटे उनको, मैं हाँ। डाँटता हूँ तो वो आगे से हँसते हैं। अच्छा, उनको पता लग रहा होता है कि ये डाँट नहीं रहा है वैसे, अच्छा। माँ को खुश कर रहे हैं। अच्छा। बस। अच्छा, तो सियासतदान है, ज़ाहिर-सी बात है, ज़िम्मेदारियाँ, लोगों में रहना, हल्के में रहना, मीटिंग्स में रहना, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है। फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? अहलिया का गिला रहता है? जी, बिल्कुल रहता है जी। वो हाँ, थोड़ा-सा मुश्किल होता है, हुँ, लेकिन ये है कि भी वो क्वालिटी टाइम होता है कि बच्चों को कम्पेंसेट करना पड़ता है। हुँ, तो लेकिन वो अब वो भी समझदार हैं, उनको भी समझ आ गई है कि भई हुँ। इसी तरह ही चलना है।
इसी तरह ही चलना लेकिन है। कंप्रोमाइज होती है फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है और एट द एंड बीवी मान जाती हैं, बिल्कुल यही होता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो कभी बाहर जब जाते हैं फैमिली के साथ, कहाँ जाना, फूडी हैं? बहुत नहीं जी, अच्छा, मुझे फूडी नहीं है। नहीं, अच्छा, घर तो का खाना पसंद है मुझे। घर का खाना हाँ पसंद। जी, लेकिन जाते हैं बच्चों के साथ वैसे कभी। अच्छा, क्या पसंद है खाने में एलिया का बना हुआ? उनका सारा कुछ ही पसंद है ऐसे। मुझे लगता है आपको कंफर्म पता है कि आपकी एलिया देख रही होंगी। डेफिनेटली देख रही होंगी, बिल्कुल देख। अच्छा, दूसरा ये बताएं, अगर आप फूडी नहीं है तो होटल बिजनेस कैसे किया है फिर आपने? और वो मुझे वो एक्चुअली मैंने ना वो एक क्लब बनाया था, अच्छा। लाइक कंट्री क्लब टाइप ना। हम्म। तो उसमें एक रेस्टोरेंट डिमांड थी कि उसमें रेस्टोरेंट भी होना चाहिए। हम्म। तो वो मुझे नहीं, मैं तो कभी कभी मुझे जब कोई शेफ आते थे वो कहते थे कि सर हम्म। चेक करें, तो मुझे नहीं पता लगता था कि ये खाना अच्छा है या अच्छा। अच्छा नहीं है। हम्म। लेकिन वो बस अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था कि वो बिजनेस करना था, हम्म। तो वो किया फिर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 10 थी, कितने बच्चे? 10 बच्चे हैं 10 बच्चे? जी। माशाल्लाह, आपके बच्चे 10 हैं। कैसे टाइम कैसे देते हैं? टाइम जी, बस बच्चे खुद इकट्ठे रहते हैं तो टाइम देते रहता हूँ। मुझे तो लगा मैं सुनने में गलती कर गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कैसे टाइम देते हैं? नाम याद रहते हैं आपको? बिल्कुल। अभी बताएं मुझे 10 बच्चों के नाम वर, जल्दी से। वरना जो है वो, सबसे 10। सबसे बड़ा जैन है जी, ओके। सिरात, ओके। आमना, ओके। फातिमा, ओके। महाद, ओके। खनान, ओके। मोहम्मद, अच्छा। आयशा, अला नूर हाँ। और मेरा। क्या बात है भाई! वैसे मैंने एक टीवी पे देखा था, किसी के 30 बच्चे थे। उन्होंने कहा था केपी से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने कहा था ऐसे याद नहीं रहते, सामने आ जाए तो याद आ जाता है नहीं किसका नहीं, नाम। मुझे तो याद रहते हैं जी। अच्छा, याद रहते हैं। फिर टाइम, मैं तो सवाल पूछ रही थी टाइम मैनेज का, अब बताएं टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? नहीं, टाइम एक्चुअली मेरे बच्चे ना आपस में बड़े बॉन्डिंग है, उनके इकट्ठे ही होते हैं। हुँ। तो इस वजह से टाइम देना, कोई वो बच्चे आपस में भी टाइम देते रहते हैं। हुँ। तो मेरे बड़े बच्चे जो हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं, तो टाइम करना ही पड़ता है मैनेज। अच्छा, तो जब झगड़ा होता है तो फिर मनाते कैसे हैं एलिया को? सॉरी करके। अच्छा, सिर्फ सॉरी से मान जाती हाँ हैं? बस इतना ही। बस? हाँ जी, ये तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आसान उन्होंने आपकी लाइफ़ की हुई है। बिल्कुल। अच्छा, तो कभी मसला इस तरह का नहीं हुआ, और बच्चे जब नाराज़ हों तो उनको कैसे मनाते हैं? उनको 10 कुछ बच्चे हैं। उनको कुछ देना ही पड़ता है, फिर ही मानते हैं। हाँ, उनको तो देना ही पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताएँ कि सियासत में आए हैं, तो थोड़ी-सी सियासत के ऊपर भी बात करते हैं। आपके हलके में क्या-क्या डेवलपमेंट्स आप अभी तक आपने कराई हैं? ज़ाहिर-सी बात है कुछ न कुछ तो उम्मीद हलके के लोग रखते ही हैं। बिल्कुल। उसमें जी हमें तो इस दफ़ा आप देखें कि पूरे जनूबी पंजाब को हुँ। 31 अरब रुपए दिए है जी। हुँ। और हमारा जो हिस्सा बनता है हुँ। एनएफसी की शेयर के मुताबिक, वो 32.5% बनता है। हुँ। और लेकिन हमें दिया गया पूरा 13 इजलाक 31 अरब हुँ। रुपए दिएगा। और मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखें तो 31 अरब के हिसाब से 13 करोड़ रुपए बनता है। हुँ। तो 13 करोड़ में हमारे 13 हल्के हैं हुँ। पूरे सूबाई असम्बली के। हुँ। तो उसमें से क्या क्या करेंगे, डेवलपमेंट क्या करेंगे, वो तो आपको अंदाजा, अगर आप साउथ पंजाब से हैं हुँ। तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं देते। हुँ। वहाँ तो अब उसमें से हम क्या 1 करोड़ में पूरे हल्के में क्या करा सकते हैं। हुँ। तो वो तो सारा ये लाहौर में ही लगा जा रहा है, ये अपर पंजाब में लग रहा है, हमारा तो कोई डेवलपमेंट काम नहीं होता। ओके। अच्छा, दूसरा ये भी बताएँ, हॉबीज़ कौन-कौन सी हैं आपकी? देखिए जी, स्कूल लाइफ से ही राइडिंग और स्विमिंग वगैरह बस यही अच्छा, पसंद है। यही ज़्यादा हाँ जी। पसंद है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएँ कि पाकिस्तान के अलावा भी घूमने का शौक है? हाँ जी, अच्छा, कौन-कौन सा कंट्री विज़िट किया है? कौन-सा अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? मुझे जी ऑस्ट्रिया अच्छा लगता है। अच्छा, ऑस्ट्रिया। मैं आज उधर से ही आ रहा हूँ। अच्छा। तो वो मुझे साल्जबर्ग उसका एक शहर है, बहुत अच्छा है। अच्छा, कैसा रहा आपका सफ़र? वो बड़ा अच्छा जी। ट्रैवलिंग अच्छी लगती है? ट्रैवलिंग अच्छी अच्छा, लगती है। सोलो करते हैं या फैमिली के साथ करते हैं? दोस्तों के साथ मोस्टली। अच्छा, दोस्तों के साथ करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि सियासी मामलात से थक जाएँ और फिर कहें कि अभी मुझे बाहर का टूर करना है? हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है जी। अच्छा, कभी-कभी ऐसा बिल्कुल होता है। होता है, बहुत थक जाते हैं जी। ओके, अच्छा, अभी अ, तक कितने कंट्री घूमे हैं आपने? मेरे ख्याल में होंगे कोई 20 प्लस। 20 प्लस, अच्छा, जी। 20 प्लस में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन-सा लगा है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, अच्छा। तो कितनी दफ़ा ऑस्ट्रिया फिर आप गए हैं दोबारा? मैं 3 दफ़ा। अच्छा, इसका मतलब वाक़ई है हाँ जी, ऑस्ट्रिया, मतलब आप रेट वो उसको। कमाल है जी। अच्छा, क्या अच्छा लगा है ऑस्ट्रिया का जो आपने वहाँ से पिक किया और अपने हल्के में आके इम्प्लीमेंट कराया हो?
नहीं, हल्के में तो ऐसा, अगर हम हुकूमत में होते तो बहुत कुछ वहाँ ऐसा है जो यहाँ इम्प्लीमेंट हो हुँ, सकता है, हुँ। लेकिन वहाँ का जो म्यूनसिपल सिस्टम है ना जी, वो बहुत अच्छा, कमाल है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी-सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ जाम अमानुल्लाह साहब मौजूद हैं, उनके साथ चल रही है हमारी कॉन्वर्सेशन। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि ऑस्ट्रिया का जो म्यूनसिपल का सिस्टम है उसके बारे में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। ऑस्ट्रिया आपको पसंद भी है, और दूसरा आपने क्या वहाँ से पिक किया और यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की? नहीं, कोशिश तो हम कर नहीं सकते क्योंकि अपोजिशन में है, लेकिन ये कि देखा है और ये है कि भी क्या होना चाहिए इस मुल्क में। हुँ, वहाँ जो पुलिसिंग सिस्टम और म्यूनसिपल सिस्टम, हुँ, वो मेरे ख्याल में यूरोप में सबसे बेहतर उनका है। और हुँ, अगर आप देखें उनके कि वो पिछले 10 साल से दुनिया का सेफेस्ट 3 कंट्री है, हुँ, तो उसका सिस्टम ये है कि पुलिसिंग सिस्टम बहुत अच्छा है उधर। हुँ, और म्यूनसिपल सिस्टम भी, कि आपकी वहाँ सफाई, हम यहाँ सुथरा पंजाब को कहते हैं कि जी बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन अगर आप वहाँ जाके देखें तो बहुत कमाल है। वहाँ अगर अगर आपने घर डिमोलिश करना है तो आपने पहले बताना है अपने नेबर्स को, अपनी हुँ, म्यूनसिपल कमेटी को, और फिर हुँ, उसको और फिर भी वो पैक होके जाता है हर चीज़। हुँ, हमारे तो यहाँ रेडियाँ भर के लोग जा रहे होते हैं, हुँ। और कोई सामान कोई कहाँ फेंक रहा होता है, कोई कहाँ फेंक रहा होता है, वहाँ वैसा नहीं अच्छा, है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि वहाँ का पुलिसिंग सिस्टम बहुत अच्छा है और सेफेस्ट है। तो दूसरा ये साइड रहीम यार ख़ान है, कच्चे का इलाका है, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है, बिल्कुल, समझ तो आप गए होंगे बिल्कुल है। कि इसको बेहतर कैसे बनाया जाए? इसको बेहतर ये कि हमारे जो पुलिस का रवैया है ना वो बेहतर हो। हुँ, अब आप देखें कि पुलिस इतनी, ख़ास तौर पे पिछले 4-5 साल में इतनी वो खुदसर हो गई है हुँ, कि अब आपने सुना होगा, मैंने कल परसों देख रहा था कि हमारे अटॉर्नी जनरल के घर पुलिस घुस गई है, हुँ, और वो कह रही है कि हम गलती से घुस गए थे। हुँ, अब ये देखिए, जहाँ अटॉर्नी जनरल का घर लाहौर में हुँ, सेफ नहीं है, तो आप रहीम खान की क्या बात कर रही हैं? हुँ, वहाँ तो पुलिस बदमाश है, जिसके मर्जी घर में चली जाती है। ये तो अटॉर्नी जनरल था ना, बस आम लोगों के घरों में तो वो सोचते भी नहीं है, ना डरते हैं वो, हुँ। कि किसी की माँ बहन, किसी के घर का तकद्दुस होता है अच्छा, जो। सर दूसरा ये भी बताएँ कि क्या-क्या डेवलपमेंट कराने के प्लान्स हैं आपके हलके में? क्योंकि बहुत ज़्यादा रहीम यार ख़ान का जब ज़िक्र आता है, सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपके हलके में कौन-कौन से इलाके आते हैं? मेरे ये सबसे बड़ा हल्का मेरा भाई शहर है कोट समाबा, हुँ, वो म्यूनसिपल कमेटी है वहाँ। हुँ, और उसके बाद इकबालाबाद है, चक अब्बास है, बहुत इंटरचेंज है। मेरा इलाका बिल्कुल ही एक ही म्यूनसिपल कमेटी है, बाकी सारा देहाती इलाका है। हुँ, तो उसमें उसमें सबसे बड़ी वजह जो पूरे जनूबी पंजाब में है, वो ये तालीम और सेहत है। हुँ। कि वहाँ अच्छा, वहाँ मेरे 16 हाई स्कूल हैं जी पूरे हल्के में, हुँ, 5.5 लाख की आबादी में, हुँ, जो पिछले 50 साल से अपग्रेड ही नहीं हुए आज तक, अच्छा, वैसे के वैसे हैं। अब हुँ, आप यहाँ देखें, वहाँ एक हमारे गर्ल्स कॉलेज बना हुँ, पीटीआई के दौर में, और उस जगह बना जहाँ हाई स्कूल ही नहीं है हुँ। बच्चियों का। लेकिन सर आपके जवां बख्त साहब भी वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट भी रही है, तो क्या डेवलपमेंट उनके दौर में क्या हुई है वहाँ पे? असल में जी वहाँ एक थोड़ा सा एक मखदूमाना ना माइंड सेट है। अच्छा, वो ये है कि भी अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे ना, तो हुँ, हमारा मखदूमाना सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो हुँ, वो भी पढ़े लिखे बंदे हैं, मुझे बड़े पसंद है, लेकिन वो भी इसी पे अमल पैरा रहे कि लोगों को पढ़ाई से दूर रखा जाए। अच्छा, वो मतलब उन्होंने वो उन्होंने पूरी कोशिश की हतुल इम्कना। हुँ, उनके अपने घर के साथ ना एक गर्ल्स कॉलेज बना है, हुँ, और बड़ा अच्छा गर्ल्स कॉलेज हमारे पीटीआई दौर में खान साहब की, बुज़दार साहब की हुकूमत में बना। हुँ, लेकिन उस पूरे जो जहाँ उनका घर है वहाँ हाई स्कूल ही नहीं है। अच्छा, अब बच्चियाँ जब हाई स्कूल नहीं जाएंगी तो कॉलेज कैसे जाएंगी? एग्ज़ैक्टली, अब मिडिल तक पढ़ के वो जो वहाँ बड़े खुददार लोग हैं, वो अपनी बच्चियों को ज़्यादा दूर नहीं अफोर्ड कर सकते हुँ, भेजना। हुँ, वो जब बच्ची मैट्रिक नहीं करेगी कॉलेज कैसे जाएगी? हुँ, तो वो वहाँ के कॉलेज के लिए 2 बसें और दी गई अच्छा, बच्चियों के लिए, हुँ, लेकिन वो बसें किसी और गर्ल्स कॉलेज को दी गई, ताकि वहाँ उस इलाके में बसें ना हो, अच्छा, ताकि बच्चियाँ ये ना हो कि कहीं दूर दराज से यहाँ पढ़ने ना आ जाए। हुँ, अच्छा, इस टाइम में भी इस माइंडसेट से बाहर नहीं आए? नहीं है जी।
अच्छा, तो अभी क्या इक़दामात करने की वहाँ पे ज़रूरत है? क्या ऐसी अवेयरनेस लाने की अभी ज़रूरत है कि लोगों को भी अंदाज़ा हो कि हम जिनको इलेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ हमारे लिए तो करें, हमारी तालीम के लिए, हमारी हेल्थ के लिए? एक्चुअली ये काम तो खान साहब पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं। हुँ, अब अवेयरनेस आ गई है वहाँ। हुँ, वहाँ लोग समझ गए हैं कि ये लोग हमें गुलाम रखने के लिए हमें तालीम से, सेहत से, बुनियादी ज़रूरियात से दूर रख रहे हुँ, हैं। इसलिए अब लोगों में बड़ी बड़ी अवेयरनेस है हुँ। और वो समझ चुके हैं कि वो अपने बच्चों को जैसे हत्तुल इम्कान इन हालात में भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब उन्होंने वो जागीरदाराना मखदूमाना सिस्टम उसको रिजेक्ट कर दिया है। हुँ, ये आपने 2024 में देखा है कि उनका तो दूर-दूर तक ही नाम निशान नहीं था हुँ, और अच्छा, वो सिर्फ़ खान साहब की अवेयरनेस थी। कोई हमारा कमाल नहीं था, हुँ, वो लोगों को अवेयरनेस दी है तो। अच्छा। हमारे साथ एक कॉलर हैं रहीम यार खान से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? जाम साहब से। जाम साहब हमारे एमपीए हैं, हमारे भाई हैं। जाम साहब से यही सवाल है कि एक तो हमारा पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है और बिजली का। तीन हमारे मसले हैं अगर अच्छा, तो। हाँ जी, यही हमारा जाम साहब से है मुतालबा। अच्छा, किसको बेहतर ओके, ठीक है जी, कोई थैंक यू तारुफ वेरी करा देना अगर कहाँ से बोल रहे हैं, तो फिर कोई हमें जी, अंदाज़ा हो जाए। रहीम यार खान के कौन से एरिया से? 99 पी गांव है, वहां से बात कर रहा हूँ। जाम साहब को पता है। अच्छा, मेरे ख्याल में सुहेल आप भट्टी सोहेल मेरा भट्टी साहब नाम है। बात कर रहे हैं। जी 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 जी, जी सुहेल अच्छा, जी भट्टी साहब पहचान बात कर लिया रहे जी आपने, जी बड़ी जी पहचान अच्छी है आपकी। इंशाल्लाह जी, लाजमी होगा जी, लाजमी होगा। ठीक जी। हैं। तो मेरी एक बात छोटी सी सुनोगे? जी, जी। पहले इधर ना जाम साहब तो फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी इनके पास फंड भी नहीं है जाम साहब के पास। तो हुँ, हुँ, पहले हमारे हलके में थे मखदूम अहमद महमूद साहब हुँ, साहब का गवर्नर। फिर इधर जहांगीर तरीन साहब भी जहाँ से एमएनए बने हैं, ठीक है ना, वो भी मिनिस्टर रहे जब वो आजाद थे। हुँ। जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। सर क्या कहना चाहेंगे? पानी तो ज़ाहिर-सी बात है बुनियादी ज़रूरत है। अगर पानी ही लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तालीम, सेहत ये तो एक-दूसरे से पानी बिल नहीं है, सेहत अफ़ेक्ट ऑब्वियसली होगी साथ में। मैडम ये देखिए ना कि अगर ये तो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि हुँ, वहाँ ये तो बिल्कुल शहर से मुलक्का, जो हमारा रहीमिया खान का मेन शहर है उसके मुलक्का इलाका है, हुँ, चक 99 भी, यहाँ ये हालात हैं। हुँ, तो बाकी बाकी हल्के में क्या हालात होंगे? हुँ, तो अगर हम ना या कुछ कहते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं या करते हैं, जो उनको पता लग जाता है कि ये इनकी बहुत बुनियादी ज़रूरत है, इससे तो दूर ही रखा जाए ना इनको। हुँ, वो तो हमें हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि इनको जो चीज़ ये मांगे तो इनको ना दी जाए। हुँ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अब हमारा हल्का जो है वर्ल्ड बैंक के कुछ फंड्स आए हैं, हुँ। तो इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है कि ये पानी का मसला कम से कम हल होगा वर्ल्ड अच्छा, बैंक के थ्रू। पानी का मसला, सीवरेज का मसला, हाँ जी, सीवरेज ये वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें सादकाबाद तहसील है और हुँ, मेरा हल्का भी शामिल हुआ है। हुँ, ठीक है, हमने बड़ी कोशिश की थी इसके लिए। हुँ, तो हमने कहा हुकूमत से तो कुछ मिलता नहीं, चलो वर्ल्ड बैंक से ही कुछ मिल जाए। हुँ, तो उम्मीद है कि अब वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहे हैं हुँ, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और तकरीबन 16 फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहे हैं। हुँ। और पानी का मसला ये भी कमिंग ईयर में इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कमिंग ईयर में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, साथ में ये भी बताएँ कि जो वुमेन एजुकेशन है, उसके ऊपर आपका क्या प्लान है? क्या फ्यूचर में आप करना चाहेंगे? अगर आपके हल्के की बच्चियों को तालीम से दूर रखा गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर उनको तालीम से दूर रखा गया है, तो आने वाली नस्लें भी तालीम से दूर ही रहेंगी। बिल्कुल ऐसे मैडम, आप ये देखें कि हमारे जनूबी पंजाब में 1 करोड़ 12 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। हुँ, और इसमें जो 64% रेशियो है ना, वो साउथ पंजाब की है। हुँ, और मेरे हलके में जी आप देखिए हुँ, अगर, तो 54% औरतें हुँ, बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। अब हुँ, देखिए वो एक बच्ची नहीं होती, पूरा घर होता है, हुँ, उसे पूरा घर चलाना होता है। तो वहाँ तो नाखवानदगी की शरह बहुत ज़्यादा है। हुँ, अगर वहाँ जैसे ना एक महकमा तालीम है ना जी, हुँ, इस तरह अगर एक महकमा और बना दिया जाए जो ये पंजाब के 1 करोड़ 12 लाख बच्चों के लिए हो हुँ, और इन बच्चियों के लिए हो, हुँ, तो मुझे लगता है कि अगले 2 ढाई साल में हम कुछ कर सकते हैं इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के लिए। हुँ, वरना ये देखेंगे, ये बहुत बड़ा जुल्म है हुँ, कि जब वो बच्चे इस माशरे का हिस्सा बनेंगे आज के 10-15 साल बाद, हुँ, तो वो जो है ना, वो कैसे कम्पीट करेंगे? जो आज आज नहीं अनपढ़ बंदा कर सक रहा, तो 20 साल बाद कैसे करेंगे? तो हुँ, ये हमारी ज्यादती है उन लोगों की, जुल्म है बल्कि, हुँ, कि अगर हम उनको बुनियादी तालीम से ही दूर रखें। हुँ।
अच्छा, तो अभी आपके क्या, अगर आप नेक्स्ट आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, इलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या प्लान्स हैं, क्या करेंगे आप अपने देखिए जी, हल्के के लिए? ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाअहली है कि अपना जो बुनियादी ज़रूरत की महकमे है ना, जैसे तालीम है, सेहत है, हुँ, उसको प्राइवेटाइज़ करी जा रहे हैं। हुँ, तालीम को तकरीबन प्राइवेट, अब एक प्राइवेट स्कूल में बच्चियाँ वो जो कर रहे हैं पेफ के तहत, वो 7-8 हज़ार में बच्चियाँ पढ़ा रही हैं, हुँ, वो बच्चियों को क्या पढ़ाएँगी? हुँ, ठीक है, बुनियादी ज़रूरत नहीं है स्कूल में। अगर स्कूल को ये ऑन करे गवर्नमेंट, हुँ, उनको वो कहे कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है और वो पढ़ाए, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हुँ, इतना ये अगर देखिए जी, अगर हम सारे मेंबर्स पंजाब असम्बली है ना, अगर जैसे हमारे स्पीकर साहब हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हुँ, हैं, अगर हमें ये टास्क दे दिया जाए हर मेंबर को कि आपके हल्के में अगर हम 1 करोड़ 12 लाख बच्चे हैं ना, तो मेरे हल्के में बच्चे आएंगे 30-35 हज़ार या इतने बच्चे आएंगे जो स्कूल से बाहर। हुँ, अगर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट को ऐसी कोई वो करे कानून साजी कि हुँ, वो मेरी जिम्मेदारी हो, और मैंने 2 साल बाद रिपोर्ट देनी हो कि मेरे एज ए एमपीए मैंने मेरे हल्के में 30,000 बच्चे थे, हुँ, बच्चियां थी, वो आउट ऑफ स्कूल थे। हुँ, अब मैंने 20,000 जो है ना, वो मैंने स्कूल गोइंग कर दिए। हुँ, तो ये एक बहुत अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन भी होगा, हुँ, और पूरा पंजाब में ये बड़ा इजी हो जाएगा हुँ, कि जैसे एक मिनिस्टर जो होता है उसने पूरा पंजाब संभालना है, हुँ। लेकिन जब 300 एमपीए संभाल रहा होगा तो वो बहुत बेहतर अच्छा रिजल्ट आएगा वो। अच्छा, उसमें अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताएँ कि ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए, वहाँ पे इंडिपेंडेंट करने के लिए ऐसी कौन से कुछ इदारे बनाए गए हैं या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आप लेके गए हैं कि जिसमें उनको इंडिपेंडेंट किया जा सके? जितनी ज़्यादा ख़वातीन बाख्तियार होती हैं, उतनी ज़्यादा वो डिसीजन मेकिंग में भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। मैम, मुझे ना सबसे बड़ा आपका सवाल सुन के ना कसम से दुख ये हो रहा है कि जो हमारा प्रोग्राम है ना, BISP, हुँ, ये इतना बड़ा जुल्म है ना जी। बिस्प। बड़ा इतना बड़ा जुल्म है कि हमारे 2 माह पहले कोई 10-12 खवातीन शहीद होगी छत गिरने की वजह से। अच्छा। कि उस प्रोग्राम उस पैसे लेने के लिए वहाँ खड़ी हुई थी, हुँ, वो छत ही कोलैप्स होगी और वो गिर गई। हुँ, अभी पिछले दिनों कोई 15 दिन पहले वहाँ हुँ। सादकाबाद में वाक़या हुआ कि उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो इंचार्ज था वो औरतों को थप्पड़े मार रहा था। अच्छा। अब ये देखें कि हम अपनी औरतों को खुद मुख्तियार करने की बजाय, हुँ, ठीक, उनको भिखारी बना रहे हैं। अब जो एक हुँ। बच्चा, छोटा बच्चा अपनी अच्छा, माँ, इसके ऊपर बात करते हैं, अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ जाम अमानुल्लाह साहब मौजूद हैं, उनके साथ हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। अच्छा सर, आप बिस्प के ऊपर बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट करने के नाम के ऊपर हमारी ख़वातीन को बेकारी बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर आप किस तरह से सोचते हैं? क्या अगर आप फ्यूचर में आए तो क्या इस प्लान को पहले भी बंद करने की कोशिश की गई थी, इस प्रोजेक्ट को? मैं कहता हूँ जी, देखिए इज़्ज़त नफ्स सबसे पहले होती हुँ, है। अगर आप कुछ पैसे दे के 13,000 की बजाय 13 लाख दे के किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह कर दें, हुँ, तो मैं कहता हूँ वो 13 लाख भी नहीं होना चाहिए। हुँ, ठीक है, आप हमारी बहनों, माँओं की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करते हैं। वहाँ जो बैठे होते हैं लोग हुँ, फ़िरौन बन के, वो 13,000 ऐसे दे रहे होते हैं जैसे अपनी जेब से दे रहे होते हुँ, हैं। तो उससे सबसे बड़ी मिसाल आपके नेबरहुड में बांग्लादेश में है। हुँ, वहाँ देखिए हाँ, औरतें कितनी खुद कफ़ील हैं। हुँ, अगर ये 900 अरब रुपया, ठीक है, ये हमारा इंडस्ट्री में लगे, इंडस्ट्री हमारी में। औरतों को खुद मुख्तियार बनाया जाए, उनको स्किल्ड किया जाए, हुँ, तो ये देखें वो बड़ी उनके उनमें खुद एतमादी भी पैदा होगी, और कम अज़ कम ये उनकी तज़लील भी नहीं होगी, हुँ, और वो आगे ये इसको हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद है। यूँ तो हम उनको, उनके जो बच्चे छोटे साथ-साथ आते हैं, हुँ, मैं उनको देख के मुझे अफ़सोस होता है कि वो क्या सोचते होंगे, हुँ। हमारी माँ सारा दिन लाइन में क्यों लगी रहती है। अच्छा, तो दूसरा क्या होना क्या चाहिए? अभी ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम अगर बिस्प को हटा दें तो क्या इंडस्ट्री लगाएँ, क्या करें? बिल्कुल जी, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, हुँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ लगनी चाहिए। हुँ, इन पैसों से हर साल 20 इंडस्ट्रीज़ बड़ी लग सकती है। अच्छा, अच्छा, और इसमें जितनी औरतों को ये पैसे देते हैं, उससे ज़्यादा औरतों की खपत हो सकती है। हुँ, और आप ये मानें कि भी ये लोग, जैसे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो तबाह हो गई है। हुँ, अगर ये इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाए तो हमारी औरतों को ज़रूरत ही नहीं। हुँ, अगर मिसाल तो घर की औरत काम नहीं कर सकती तो हुँ, उसका मर्द करेगा। हुँ, हमें इंडस्ट्री तो होनी चाहिए। हुँ, और यहाँ आप क्या करें कि हमारी यहाँ 100 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी हैं। हुँ, यहाँ कोई नई इंडस्ट्री लगाने के लिए
कोशिश ही नहीं कर रहा, ना लगाता है डर के कि कोई पता नहीं कल को क्या पॉलिसी आ जाए, क्या ऑर्डर आ जाए, कि किस बात से वो नाराज हो जाए और हमें हमें अंदर कर दें। तो इस वजह से हमें चाहिए कि औरतों के लिए औरतें सबसे ज़रूरी हैं। औरतें, क्योंकि औरतें खुद एतमादी होगी, औरतें कॉन्फिडेंस होगा, तो उनके बच्चे भी वैसे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत कहते हैं कि औरत का बहुत इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर। अच्छा, तो सर आपने कहा कि इंडस्ट्री लगाई जाए, रहीम यार खान में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ और ये चीज़ें हैं। उससे कितने रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं वहाँ के लोगों के देखिए जी, लिए? वो जो रहीम खान में इंडस्ट्रीज है ना, हुँ, वो तो है रहीम खान को तबाह करने के लिए। अच्छा। जब से वहाँ शुगर की इंडस्ट्री आई है, वहाँ हुँ, से वहाँ लोग कुछ इलाके बेहतर तो हुए हैं, हुँ, लेकिन हमारा कॉटन का इलाका था। हुँ, और कॉटन जो क्रॉप है ना, वो ख़ास तौर पे हमारे जनूबी पंजाब में औरतों की क्रॉप कही जाती थी, हुँ, कि वो औरतों का चुनना एक पूरा फेस्टिवल होता था। हुँ, अब हमारा वो ख़त्म हो गया। अब देखिए, शुगर मिलों में औरतें कहाँ काम कर सकती हैं, हुँ, ठीक है, या स्टील मिल में कैसे काम कर सकती हैं। हुँ, हमें तो वो इंडस्ट्री लगानी चाहिए जिसमें औरतें, हमारी औरतों की खपत हो सके। हुँ, जैसे ये, अब देखिए, स्टिचिंग। ये स्टिचिंग है, टेक्सटाइल है, हुँ, और बहुत बड़े काम है, शू इंडस्ट्री है, हुँ, बहुत बहुत काम है जिसमें औरतों की खपत हो सकती है। हुँ, लेकिन इस तरफ हमारा तो पैसे की तरफ सोचा जा रहा है ना। हुँ, अब शुगर केन में या कोई उसमें शुगर मिल में या उसमें लोहे की फैक्ट्री में तो औरतों ने काम करना नहीं है। हुँ। अच्छा, सर दूसरा ये भी बताएँ, कपास का आपने ज़िक्र किया है, ज़राई तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या प्लान्स और क्या प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर में या अभी आप करना चाह रहे हैं? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि हमारे मुल्क में जो काम हो रहा है ना, विदाउट रिसर्च हो हुँ, रहा है। हुँ, अब मैं, हमारे स्पीकर साहब एक दफ़ा फरमा रहे थे कि हम एक हाइब्रिड राइस सीड हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जो हुँ, चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वो एक जो वो 40,000 लीटर एक एकड़ वो ज़मीन से कंज्यूम करेगा, हुँ, बाहर से थोड़ा पानी लेगा और ज़मीन का लेगा। देखिए, अगर ऐसे सीड आने लग गए, हुँ, अब हमारे पास ऐसे ऐसे सीड आ रहे हैं जिनका कोई हमें पता भी नहीं, इनका 10 साल बाद इम्पैक्ट क्या होना है हमारी इन्वायरमेंट पे, हुँ, हमारी ज़मीन पे, हमारे लोगों पे। हुँ, आप देखिए कि वो उस तरह बगैर अप्रूवल के वो लग जाते हैं, हुँ, और 10 साल बाद हमें पता लगता है कि वो हमारी ज़मीन तबाह हो गई, हमारी इन्वायरमेंट ख़राब हो गई, हुँ, या पेस्टिसाइड ज़्यादा हो गया। तो इसलिए कम अज़ कम ये जो हमारी रिसर्च है ना, उसको बेहतर होना चाहिए। हुँ, आपके हमसाये में यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हुँ, वो 80 मन एकड़ गंदम ले रहे हैं, हुँ, हम अभी तक 20 मन में खड़े हुए हैं। तो आप देख लें कि भी ये सर वही है हुँ, कि हमारे हमारे किसान को एजुकेट ही नहीं किया गया, हुँ, उसको बताया ही नहीं गया कि आप अपनी आमदन कैसे बढ़ा सकते हैं, हुँ। आप नई फसलें कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, ना गवर्नमेंट सोचती है इस ओके। बारे में। अच्छा, दूसरा ये भी बताएँ सर, बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं जो वो बनना चाहते हैं वही बने, या सबको सियासत में लेके आना चाहते हैं? नहीं जी, वो जो बने, जो अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर समझे, हुँ, तो वो खुद उनकी चॉइस है। हुँ। मेरा उन पे कोई ज़ोर नहीं, और सियासत से तो वो बिल्कुल ही पसंद करते हैं सियासत को? नहीं। वो सियासत को एक मेरा बेटा है, अच्छा, खनान हाँ, अमान, हाँ, वो उसको बहुत शौक है, छोटा है अच्छा, वो, तो उसको शौक है सियासत का, अच्छा। बाकी किसी को नहीं है। बाकी किसी को नहीं है। जी। तो अच्छा, तो वैसे तो पाकिस्तान में सियासत ऐसे ही होता है, जनरेशन टू जनरेशन फिर चलती ही जाती है। हम्म। खानदान ही सियासत करता है। नहीं, अब मेरे ख्याल में अब बदल गया है। अच्छा। अब खान साहब के बाद ना, देखिए, अब हुँ, खान साहब, अगर ये बात होती तो हमारे लीडर के बच्चे अब यहाँ आके वो हमारे साथ MP MNA बन के बैठे होते, हुँ, या उनकी बहनें बैठी हुँ। होती, कि या उनके भांजे बैठे होते। तो अब ये बदल गया। अच्छा, अब जो तब अच्छा, अब बदल गया। अच्छा, दूसरा ये भी बताएँ कि अपने हलके में जो हम ख़वातीन पे अक्सर बात करते हैं, क्योंकि ख़वातीन हमारी सोसाइटी में एक ऐसा पार्ट है, वो अक्सर इग्नोर हो जाती हैं या उनके लिए इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं क्रिएट की जाती। तो ऐसे ख़वातीन जब छोटे-छोटे एरियाज़ में होती हैं, उनके पास एंटरटेनमेंट की कुछ होता नहीं है कि कहीं जाया जाए, बड़ी कम जगह होती हैं। तो कोई लेडीज़ पार्क, कोई IT पार्क, कोई इस तरफ भी आपका माइंडसेट है कि लेके जाने के लिए आप अपने हलके के लिए? बिल्कुल ये ऐसा होना, ये बिल्कुल आपने ठीक हुँ, कहा है कि उनके लिए कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं होती, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि शहर से बाहर जाएं, या हुँ, फिर ये पार्क वगैरह होने चाहिए। मैं हुँ, मेरे हल्के में मेरे अपने एक हाउसिंग सोसाइटी है अपनी निजी, हुँ, तो मैंने वहाँ लोगों के लिए एक पार्क बनाया। तो मैं जब ईद वगैरह पे जाता हूँ, हुँ, तो दिल खुश होता है कि लोग जोक दर जोक आ रहे होते हैं, और उनके लिए वो बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट है। और इस तरह पूरे हल्के में ऐसे होना हुँ, चाहिए।
और हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए इस बात पे हम्म। कि भी लोगों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, उनके बच्चों के लिए भी अच्छा है। क्योंकि औरतें सारा दिन, हमारी देहाती औरतें तो बिल्कुल, ऐसे उनके पास बहुत कोई हार्ड वर्किंग अपॉर्चुनिटी नहीं बहुत होती। हार्ड वर्किंग होती हैं, हाँ। सारा दिन काम करती हैं, हम्म। तो उनके लिए वाकई होना चाहिए। और ये आपने अच्छा बताया कि मैं भी पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि जब हम साउथ वाली साइड पे जाते हैं, कुछ जगहों पे होते हैं, कुछ जगहों पे जो लिया हो गया, डीजी खान वाली साइड हो गई, वहाँ पे हम देखते हैं कि लेडीज़ पार्क ही नहीं है। अगर लेडीज़ पार्क हैं तो वो प्रॉपर तरीके से बनाए नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे एक थोड़ा सा पर्दे का भी उस साइड पे इशू होता है। उस तरह के बनाए जाते हैं कि ख़वातीन आराम से वॉक नहीं कर सकती। ये मसला भी अक्सर देखने को तौंसा वाली साइड पे भी आया था कि वहाँ लेडीज़ पार्क तो बनाया गया था, लेकिन उसको प्रॉपर नहीं बनाया गया था। तो कल्चर को भी मद्देनज़र रखा जाए कि ताकि ख़वातीन आराम से। अच्छा, दूसरा साथ साथ ये भी बताएं कि मौसीकी का शौक़ है? सुनने की हद तक। सुनने की हद तक कभी गुनगुनाया नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कभी अपनी अहलिया को गाना नहीं सुनाया? मुझे वो बोलने में जरा मुश्किल हो जाती है, तो गाना गाना अच्छा, तो क्या डरते हैं अहलिया से? वो तो हर मर्द डरता है जी। अच्छा, एमपी भी डरते हैं? बिल्कुल जी, एमपी भी इंसान तो होते हैं ना, पहले तो उन्होंने एमपी के बाद घर भी तो जाना होता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो उसके बाद एक तो जो आप सॉन्ग सुनते हैं, किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं? जिस तरह का गाड़ी में लगाओ, ड्राइवर ने लगाया वही सुन लेते हैं। अच्छा, जो भी। जो तो सराइकी सॉन्ग सुनते हैं? सराइकी मुझे बड़े, मेरे एक वो कुलीग है, एमपी है एजाज शफी साहब, हाँ। उन्होंने मुझे सराइकी गानों पे लगाया और बड़े अच्छे होते हैं अच्छा, मुझे। कौन कौन सा सराइकी गाना अच्छा लगता है? अब तो याद नहीं है हाँ। कोई, वो इसमें कोई वर्ड है, वो जंग दी जंग मंगवा ऐसा, अच्छा। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सही। और सिंगर कौन से अच्छे लगते हैं? ईसा खेलवी साहब? वो डेफिनेटली जी, वो हाँ। तो हमारी शान है। हाँ। वो बहुत अच्छे लगते हैं। उनके वो बेटे के साथ एक गाना आया था, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कौन सा अताउल्ला ईसा खेलवी का गाना अच्छा वो लगता है? जो उनके बेटे सावल के साथ एक गाना आया है पिछले दिनों में, अच्छा। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो नाम अब याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ। लेकिन वो मुझे पसंद है। अच्छा। अच्छा, दोस्त कौन है सियासत में आपका? वैसे तो कहते हैं कि सियासत में कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन आपका दोस्त तो यकीनन होगा कोई ना जी कोई। हमारे जी देखिए, सारे ही दोस्त हैं जितने भी हैं वो ये आपने अब सियासी बयान दिया नहीं, है। अगर आप कहें ना कि किसी बंदे को आप नेम कर, वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ। क्योंकि मुझे अल्लाह का करम ये है कि मेरी पार्टी में ऐसे लोग मिले हैं जो बिल्कुल बड़े अच्छी तरीके से गाइड भी करते हैं, जो हमारे सीनियर है, हम्म। और जो कुलीग हैं वो बड़े अच्छे फ्रेंडली, और बड़ा अच्छा माहौल रहा है हमारा। हम्म। जैसे आप देखें 2 साल अगर आप कॉलेज में पढ़े तो बड़ी दोस्तियां हो जाती हैं। हम्म। हमें तो अब 2.5 साल असेंबली में हो गए हैं, हम्म। तो हमारा तो बिल्कुल ऐसे जैसे फैमिली, पुराने दोस्त हों, भाइयों की तरह हों। हम्म। बड़े दूसरे गाइड भी करते हैं, दूसरे मजाक भी होते हैं, हम्म। और वो बड़ा अच्छा सबसे दोस्ती है तकरीबन। अच्छा, कोई एक नाम नहीं लेना चाहेंगे आप? नहीं, एक नाम ले ही नहीं सकता, बहुत काफी ज्यादा दोस्त हैं। काफी ज्यादा। आप मुझे लगता है जाम साहब कहने हैं, लोग नाराज ना हो जाएं नहीं मुझसे नहीं, किसी वाकई एक का नाम लिया तो वाकई मैंने। की बात। अच्छा, तो दूसरा ये भी बताएं कि अब एक का ले नहीं रहे, स्पोर्ट्स का शौक है? यही आपको बताया, राइडिंग और अच्छा। स्विमिंग की हद तक। ओके, तो स्पोर्ट्स के लिए अपने हलके में आपने क्या किया है? क्योंकि खेलों के लिए आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उनके बानी हैं, वो भी ज़ाहिर सी बात है क्रिकेटर थे, तो अक्सर लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो खेलों के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये हमने अपने, जब खान साहब का दौर था तो मैंने अपने हलके में एक स्टेडियम, अपने टाउन कोर्सवा में एक स्टेडियम बनाया था, मल्टीपल पर्पज स्टेडियम है, और वो माशाल्लाह बड़ा लगा। वो बड़ी अच्छी अजीब सी जगह पे है, लेकिन ये है कि लोग, बच्चे बड़े वो जाते हैं, उनके लिए बड़ा फ़ायदा होता है। और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आई तो हम 3-4 ऐसे मैंने वादे किए हुए हैं उधर। अच्छा, वादे कौन से किए यही आपने? स्पोर्ट्स स्टेडियम के, अच्छा। क्योंकि अक्सर लोग हमें बुलाते हैं एज अ चीफ गेस्ट, तो हम देखते हैं कि वो छोटी सी जगहों पे इतनी मेहनत से खेल रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे अच्छा। होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स, और ये मैं मानता हूँ कि जहाँ के मैदान आबाद हो वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। अस्पताल वीरान होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बात की है। अगर हमारे नुमाइंदे इस तरह की सोच रखने लगें कि हमें अपने ग्राउंड को आबाद करना है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी पॉजिटिव बात भी है और इसके ऊपर काम भी होना चाहिए। जाम अमानुल्लाह साहब, तुहाड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसा साको अपना टाइम दिते। नाजरीन, अभी हम आएंगे वापस एक नए मेहमान के साथ। अभी जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे।
नाजरीन, इससे पहले हम सियासत के ऊपर बात कर रहे थे, अभी थोड़ी सी बात करते हैं कि बढ़ती हुई आबादी, क्या बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है? क्योंकि बहुत अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से कोशिश नहीं की जा रही कि आबादी का जो एकदम तेज़ी से बढ़ता जा रही है आबादी, उसको कैसे रोका जाए, कैसे लोगों में अवेयरनेस लेके आई जाए। क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे पास वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, तालीम के मसाइल हैं, ग़िज़ाई किल्लत है, एंड सबसे बड़ी बात, जो ख़वातीन बच्चे पैदा कर रही हैं, क्या उनकी सेहत भी इजाज़त दे रही है कि नहीं दे रही? इसमें डिसीजन मेकिंग उनकी कितनी है, कितनी नहीं है? क्योंकि बहुत जगहों पे देखा जाता है कि ख़वातीन को डिसीजन उनको लेना ही नहीं आ रहा होता, वो कैसे लें डिसीजन? सबसे पहले ये हमें उनकी सोच बनानी है। डिसीजन औरत तभी ले सकती है जब वो पढ़ी लिखी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसको अंदाज़ा होता है मेरी सेहत इजाज़त दे रही है या नहीं दे रही। तो सबसे पहले तो हमें ख़वातीन को एम्पावर्ड भी करना है और उनको अवेयरनेस भी देनी है कि अगर हमारे पास ये चैलेंज आ रहा है तो ख़वातीन ने इस चैलेंज को किस तरह से फ़ेस करना है। लेकिन दूसरा नुक्ता नज़र ये भी है कि बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, वो हमारे लिए एक ताकत है। अब देखना ये कि बढ़ती हुई आबादी क्या हमारे लिए एक चैलेंज है या हमारी ताकत है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमशेद शरीफ बुग साहिब, एजुकेशनिस्ट हैं। वेलकम करते हैं सर बहुत आपको। शुक्रिया जी, थैंक यू कैसे सो हैं सर मच। आप? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। कैसे अपनी सुबह सुबह का आगाज़ करते हैं आप? मैं बस सुबह उठ के रूटीन के काम हैं, जल्दी से नहाए धोए, पहले तो फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर जो है वो निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, और फिर बस रूटीन की वही अच्छा, रूटीन सेम। एजुकेशनिस्ट सेम। की तो मेरे ख्याल में भाग दौड़ ही लगी रहती है। जी, मैं एक्चुअली विजिटिंग फैकल्टी पे हूँ, तो अच्छा। फिर कभी किसी यूनिवर्सिटी में तो कभी किसी यूनिवर्सिटी में, बस इसी तरह वो चलता रहता है सारा दिन। अच्छा। अच्छा सर, आबादी पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो ये बताएँ। सबसे पहले जो बुनियादी वजूहात है वो तो है अवेयरनेस। जो आबादी इतना तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अभी आपने इंट्रो में वुमेन की बात की, तो वुमेन के अंदर तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। इसमें नो डाउट थोड़ी सी अगर मैं ज़्यादा बात करूं तो एजुकेशन का बड़ा रोल है। तो हमारे यहाँ तो पहले ही मेल जो एजुकेशन है वो बहुत कम है, तो फीमेल तो उससे भी ज़्यादा जो है वो मुतासर हैं इससे। तो इस वजह से हमारा जो अवेयरनेस की वजह से पॉपुलेशन के जो मसाइल हैं वो पैदा हो रहे हैं। और मैं थोड़ा सा इससे आगे बात करूं कि बहुत से फ़िलासफ़र ये भी सोचते हैं कि जो ज़्यादा आबादी है ये बहुत बड़ी दौलत भी है। अच्छा। अगर इसकी काबिलियत को सही सिमत में लाया जाए तो। और जो सबसे बेहतरीन सरमायाकारी है वो है इंसानों के ऊपर खर्च करने की। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर की बात करूं, तो अब देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान का 168 रैंक है आउट ऑफ 192 कंट्रीज़ में। अच्छा। मतलब कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च ही नहीं कर रहे। अगर हम उसके साथ हम देखें चाइना का, बांग्लादेश का और इंडिया का, जबकि चाइना के अंदर यही रैंक 78 है और बांग्लादेश के अंदर ये ऑलमोस्ट 130 के राउंड है, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर। अच्छा। तो हमारा आप अंदाज़ा लगा लें कि ह्यूमन इंडेक्स के ऊपर जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ना होने के बराबर है। ये भी एक बहुत बड़ा वो फुकदान है कि आप लोगों के ऊपर खर्च नहीं करते। बेहतरीन कौमें वही होती हैं जिनमें तालीम याफ्ता, किरदार और हुनरमंद लोग पाए जाएं। फिर जो आपकी आबादी है वो आप पे दबाव नहीं बनेगी, बल्कि उसका मौसर इस्तेमाल जो है वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। अच्छा, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि ये भी एक सुनने में आता है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो बढ़ रही है, तो कुछ लोग कहते हैं ये ताकत है। ताकत की उसमें हम देखें तो वो किस तरह से है? नहीं, देखें, हमारी तकरीबन 67% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो यूथ है। तो यूथ, एनर्जेटिक यूथ जो है ये एक बहुत बड़ा आपका एसेट्स है। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा, अगर इसका मौसर इस्तेमाल किया जाए। अब मैं अगर वर्किंग एज की बात करूं तो 60% जो पॉपुलेशन है 15 ईयर्स से 64 ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, जो वर्किंग एज जिसको कहा जाता है वो 60% है। तो 60% पॉपुलेशन को अगर आप प्रॉपर हुनरमंद नहीं बनाएंगे,
और उनको तालीम नहीं देंगे तो फिर हमारे यहाँ क्या, किसी दुनिया में भी किसी कोने में भी चले जाएं तो सोशल इश्यूज बढ़ेंगे, वहाँ पे क्राइम भी बढ़ेगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, प्रॉब्लम ये भी है ना कि नौजवान हैं तो रोजगार नहीं है, जी वसाइल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये वसाइल और रोज़गार तो पैदा करना जो है वो इंसानों का काम नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको आगे आपको इस बात को लेके चलूँ, आप रोज़गार के साथ लोगों को कारोबार के मौके दें, उनको हुनरमंद बना के उनको कारोबार के मौके दें ताकि वो नई इनोवेशन लेके आएँ। स्पेशली आपने देखा होगा कि आईटी के अंदर बहुत बड़ी फील्ड है दुनिया में। आप यहाँ पे आप अब तो बॉर्डर ही नहीं दुनिया के रहे, आप यहाँ पे बैठ के पूरी दुनिया में कारोबार कर सकते हैं। तो आप लोगों को स्किल दें, जब लोगों के पास स्किल होगी तो वो रोज़गार की बजाय अपने कारोबार की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। जब वो कारोबार की तरफ तवज्जो देंगे तो वो एक तो नो डाउट अपनी भी ज़िंदगी खुशहाल करेंगे, जहाँ पे कारोबार कर रहे होंगे वहाँ दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर रहे होंगे और अल्टीमेट पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे होंगे। अच्छा, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि आबादी के बढ़ने की वजह से कंक्रीट बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं। हमारा कंट्री जो है वो एक ज़राई मुल्क है, ज़राई उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी हम गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो ऐसे तो फिर चैलेंजेस और भी बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी। लाइट का इशू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। नहीं, ये जो आप बात कर रही हैं ये थोड़ा सा पॉपुलेशन से दूसरी तरफ है। मैं इसका थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, ये अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, अनप्लैन्ड अर्बन है। अभी भी हमारे यहाँ आप देखें तो बहुत एकड़ लैंड अभी बंजर पड़ी हुई है, तो आप वहाँ पे भी जो है ना वो खेती बाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। चाइना हमारे साथ है, उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा के तो अपनी जो बंजर लैंड है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पे उन्होंने पानी भी मुहैया किया और वहाँ पे फसलें भी उगाई हैं। ये जो आपकी बात है ये है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, और अनप्लैन्ड जो पॉपुलेशन है उनको उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है कि लोगों का जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं। सोसाइटियाँ नो डाउट बढ़ रही हैं आपकी। और फिर ये जो गंदम की आपने बात की, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ है क्लाइमेट चेंज का, जिसका मैं छोटी सी आपको बात करूँगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है कि आपके जो क्रॉप सीजन्स हैं उनका टाइम चेंज हो गया। जब वो क्रॉप सीजन का टाइम चेंज होता है तो फिर उसकी प्लस क्वांटिटी के ऊपर बड़ा असर आता है। तो फिर अभी आप देखें कि हर साल लास्ट ईयर जो रावी में, चूंकि मेरा भाई गांव ननकाना साहब है, ननकाना साहब में नवाकोट के नाम से, तो रावी में फ्लड आया तो वहाँ पे जो है वो तकरीबन 200 से 300 मुरब्बा फसल जो है वो तबाह हो गई। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ ये जो चैलेंजेस हैं, चूंकि हमारा प्रॉपर उनके ऊपर फोकस नहीं है, तो वो भी चैलेंज जब ऐड होते हैं पॉपुलेशन के साथ तो वो ज्यादा हमारे ऊपर दबाव डाल देते हैं। जी। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जो खानदानी मनसूबाबंदी है माँ और बच्चे की सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है? नहीं, ये देखें, ये तो मतलब कि थोड़ी सी माजरत के साथ अगर कोई कोताही हो जाए तो 2 साल का वक्फा तो अल्लाह की ज़ात ने एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रखा हुआ है ना, वो सिर्फ इसीलिए ही रखा है कि माँ की और बच्चे की सेहत के लिए। सिर्फ बच्चों को पैदा करना ही नहीं है, आपने उनकी तालीम व तरबियत का भी ख्याल रखना है। उनको सिर्फ आपने खाना नहीं खिलाना, आपने खाना खिलाने के साथ उनको इतना प्रोडक्टिव बनाना है कि वो आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो। मतलब बच्चे पैदा कर देना तो हमारे यहाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी गांव जाता हूँ तो गांव के अंदर वो एक मेरा दोस्त है, तो रफ़ीक है उसका नाम एक्चुअली, तो मैं जब भी जाता हूँ तो मैं उससे यही पूछता हूँ उनके कितने बच्चे हो गए, तो वो कहता है जी वो 7 हो गए हैं, 8 हो गए हैं। तो मतलब कि वो बच्चे ही पैदा करना जो है ना वो नहीं है, आपने उनके रोज़गार का भी सोचना है, उनको तालीम व तरबियत भी देनी है और इस तरह के उनको बच्चे बनाना है कि वो आपके लिए और मेरे लिए बायसे फ़ख्र बने और सोसाइटी के लिए भी बने। बिल्कुल, सोसाइटी के लिए बायसे फ़ख्र बने। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि ये लोगों के माइंड में कैसे डालें, क्योंकि लोग या समझना नहीं चाहते या लोगों को सही से समझाया नहीं गया। कहाँ पे ऐसा वो आ रहा है कि जिसमें प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है? ये तो सबसे मेजर प्रॉब्लम तो तालीम का है। मैंने जिस तरह आपसे शुरू से कहा कि अगर
जो कौमों की दौलत जो है वो तो लोग होते हैं, लेकिन लोग तब दौलत बनते हैं जब आप उनको तालीम याफ्ता और किरदार भी उनके अंदर पॉजिटिव किरदार करैक्टर की भी बिल्डिंग करें और साथ में हुनर दें। जब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मैं आपको यहाँ फिगर कोट करता कि नीट रेट होता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जिसको मेजर किया जाता है, वो है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। सबसे ज़्यादा 29% जो है नीट रेट वो पाकिस्तान का है। यानी कि आपका यूथ का जो 29% यूथ है उन्होंने कभी एजुकेशन नहीं ली, वो कभी एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा नहीं बने, कि इवन कि उन्होंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली। जबकि हमारे हमसाय मुमालिक बांग्लादेश में 28 है, इंडिया के अंदर यही रेट 21 पे है, और चाइना की फिर मैं बात करूँगा कि चाइना के अंदर ये 9 पे है। 9% जो उनकी यूथ है, आल दो वहाँ पे यूथ कम है, लेकिन फिर भी उनकी 9% जो यूथ है वो बहुत कम रेशियो है जो नीट के अंदर आती है, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा। तो नो डाउट एजुकेशन का फुकदान है। जब एजुकेशन नहीं होगी तो लोगों को समझाना, लोगों को बताना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा जितना कि अभी बना हुआ है। ओके, अच्छा जी नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम पॉपुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, सर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं कि आपने चाइना की एग्जांपल दी, सिंगापुर की दी, तो उन्होंने किस तरह अपनी यूथ को एंगेज रखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे उनको मिल रही है और बिज़नेस के भी मौके हैं, तो हम किस तरह से उनको उस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस तरफ जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं जिस तरह मैंने आपको कहा, उन्होंने एक तो इनोवेशन के ऊपर बहुत जोर दिया है। उनकी जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो वहाँ पे बच्चे को इतना पॉलिश कर देते हैं कि उनके अंदर वो किरदार और हुनर की तरफ उनको ले जाते हैं। सिंगापुर के अंदर भी इसी तरह उनका लिटरेसी रेट आप देखें 90% प्लस पे है उनका भी। तो उन्होंने जो अपना ज़्यादा फोकस रखा है वो तो एजुकेशन की तरफ रखा है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स, अगर एक ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर मैं बात करूं, तो अब देखें यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, जब न्यूली वो मैरिड होते हैं, तो पहले वो पॉपुलेशन के लिए वो बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि पहला बच्चा तो वो इसलिए पैदा करते हैं कि वो लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में बता सके। एग्जैक्टली, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे उसका, सोसाइटी का। वो सोसाइटी का तो देखिए, मेरी जब शादी हुई, मैं अपनी पर्सनल अगर एग्जांपल दूँ तो मैं जब गाँव गया तो मुझे हर एक वीक के बाद मैं गाँव गया तो मुझे हर दूसरा बंदा, हर वहाँ पे जो आके बाजी आंटी मिलती थी, वो यही पूछती थी कि बेटा को खुशखबरी है, बेटा तो कोई खुशखबरी है। यानी कि लोगों का जो समाजी प्रेशर होता है ना, वो भी आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि आपको वो ना चाहते हुए भी इस बात पे मजबूर करते हैं कि आप इस साइड पे जाएं, आप बच्चों वाली जो साइड है ना उस पे ध्यान दें, फिर आप भूल जाएं। जो समाजी ताने होते हैं ना, एक्चुअली ये आपको उस रास्ते भी ले जाते हैं जो कभी आपने सोचे ना हो। हाँ। तो हमारे समाज के ये ताने जो हैं, एक तो ये बहुत बड़ा वो फुकदान है, और मैं इसको अल्टीमेट लीड करूंगा एजुकेशन के साथ, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और जबकि ये देखें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुरान का हवाला दे दूं, कमी बेशी माफ़ कीजिएगा, कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया कि वो जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे ना दे, बिल्कुल, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे। तो हमारे यहाँ हमने अक्सर ये देखा है कि बेटी की खातर, एक बेटी लेनी हो तो 7-7 8-8 बच्चे हो जाते हैं, वो लड़के हो जाते हैं। और मोस्टली मैंने अपने ही गांव के अंदर देखा है 7-7 8-8 बेटियां हैं कि उनसे पूछा जाए कि मतलब कि इतने बच्चे, तो वो कहते हैं कि जी वो अल्लाह बस एक बेटा दे दे। हाँ। तो वो जब तक वो बेटा नहीं होता तब तक वो फिर उनकी अटेंशन यही रहती है, और वो पॉपुलेशन की तरफ ही उनका वो ध्यान रहता है। अच्छा, तो किस तरह हम, ये जो आपने सोसाइटल प्रेशर की बात की है, वाकई ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, और जिस तरह से आपने ये एक एग्जांपल दिया है कि वाकई ऐसे होता है, न्यूली मैरिड कपल होता है, उनकी पर्सनल लाइफ है, न्यूली उन्होंने अपना ज़िंदगी की एक जर्नी का शुरुआत किया है, तो उसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं उस कपल को। ऐसा नहीं होता कि उनकी लाइफ बहुत ईजी होती है, और हमारी तरफ से ये क्वेश्चन बार बार जा रहे होते हैं कि कब बच्चे हो रहे हैं, कब मैं फुफ्फो बन रही हूँ, कब मैं चाचू बन रहा हूँ। तो कुछ
कुछ चीज़ें हमें पर्सनली छोड़ देनी चाहिए क्योंकि हम इतना प्रेशर डाल देते हैं, बहुत से लोग इसी उसमें बच्चा पैदा करते हैं। जी ट्रू, इसी तरह ही है। मैं इसकी और एक आपको एग्जांपल दे दूं। मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं वो हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल का ये एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि वो फैमिली जो है वो एक अपनी बहू को छोड़ के चले गए। वो इसलिए छोड़ के चले गए कि उन्होंने ये देखा है कि उनका फिर तीसरी या चौथी बच्ची की जो है ना बेटी की पैदाइश हुई है। तो देखे ना लोगों का प्रेशर कितना है। अब वो जब मैंने थोड़ी सी उनसे बात की तो पता ये चला कि जी वो इतने प्रेशर में थी कि वो कहती थी कि या अल्लाह या तो मुझे मतलब मेरी जिंदगी खत्म कर दे या मुझे बेटा दे दे, अदरवाइज ये दुनिया नहीं जीने देगी। तो ये जो प्रेशर है ये अल्टीमेट, मैंने वो पहले भी आपसे कहा, ये लोगों के अवेयरनेस नहीं है। लोगों को थोड़ी सी स्पेस भी देनी चाहिए। इवन कि आपको घर के अंदर से ही ताने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, तो मैं उसके पास गया तो 18 साल हो गए उसके यहाँ बच्चे नहीं थे। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब कि 18 साल हो गए तो आपने तो बहुत दुनिया के ताने सहे होंगे। तो वो मतलब कि उसने मुझे पता प्यार बड़े अंदाज में कहा। उन्होंने कहा बड़ों ने कहा कि छोड़ दो बीवी को, बीवी को बड़ों ने कहा कि हस्बैंड को छोड़ दो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम फिर भी अब आदत हो गई है। तो हम कुछ फैसले जो हैं वो इंसान के इख्तियार में नहीं हैं। बिल्कुल लोगों का प्रेशर जो है वो भी हमें बहुत मजबूर करता है कि हम इस साइड पे जो है वो अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए जोर देते हैं। नस्ल को बढ़ाने के लिए जोर देते हैं। लेकिन अच्छा जमशेद साहब ये भी बताएं कि कहीं ना कहीं एक ये एलिमेंट भी तो है ना कि अगर खातून इंडिपेंडेंट नहीं है, तालीम तो बिल्कुल, इससे कोई वो नहीं है, दोहराया नहीं है कि तालीम, एजुकेशन, अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए खातून को, तभी वो सोच सकती है ना। सोच भी तभी इंसान के पास आती है जब तालीम होती है, शऊर होता है। तो तालीम आ जाए, शऊर आ जाए, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होती ख़वातीन। उनको डिसीजन मेकिंग में ये ख़तरा आ रहा होता है कि अगर मैं डिसीजन लूँ मुझे छोड़ ना दिया जाए, और इस चक्कर में वो डिपेंड करती हैं मर्द के ऊपर या उसकी फैमिली के ऊपर। एंड सेम उसी तरह कि मर्द भी इसी तरह होता है कि 21 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होता, वालिदैन शादी कर देते हैं। एंड जब शादी करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी हेजमनी तो रहेगी, जो वालदा होंगी या वालिद साहब होंगे, तो उनकी अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं होंगे। तो वो जब इन्फ्लुएंस होंगे वो भी एक आबादी के उसमें कहीं ना कहीं तो रोल प्ले कर रहा है। नहीं, नो डाउट जो आप बात कर रही हैं इसमें नो डाउट, और ये ड्यूअल रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए फीमेल के साथ मेल को भी उतना ही डिसीजन मेकर होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हमें म्याना रवि के साथ काम करने की तरजीह दी। हर चीज को प्लानिंग करके, बैलेंस करके, प्लानिंग करके ही तरतीब दिया जाता है। आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ को भी प्लानिंग करके ही तरतीब देते हैं। तो ये भी प्लानिंग का एक हिस्सा है जो हम नहीं करते। और जो आप इंडिपेंडेंट की बात कर रही हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर इंडिपेंडेंट फीमेल के साथ मेल को भी होना पड़ेगा। समाजी तानों की जो मैंने अभी आपको बात की कि हर कोई इधर से आके कहता है, कोई कहता है जी पुप्पो बना दो, कोई कहता है दादी बना दो, नानो बना दो। तो इन प्रेशर से भी बाहर आना पड़ेगा ना। तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों को, जब दोनों को पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेट जो आप बात कर रही हैं कि छोड़ने का डर जो है वो फिर खत्म हो जाएगा, और फिर डिसीजन लेने में आसानी भी होगी और उनके डिसीजन में ताकत भी होगी। हाँ, और जो लोग देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगी कुछ चीज़ें इंसान के ऊपर पर्सनल छोड़ देनी चाहिए। ये जो फुफ्फो, खाला, चाचू, नाना, ये बनने वाली बातें हैं ना, इनको छोड़ दें, ये कपल के ऊपर छोड़ दें। अगर आपकी किस्मत में होगा आप बन जाएंगे, अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो ये सवाल ना करें। कुछ चीज़ें इंसान की ज़ाती होती हैं, वो हमें उसको लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा ये भी बात अक्सर होती है कि जो गरीब घराने होते हैं उनमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, उसकी ये एक तो ये बड़ी वजह है कि शऊर नहीं है। अच्छा। दूसरा वो इसको इंटरटेनमेंट का जरिया समझते हैं कि हमारे पास, मैं अक्सर गांव में जाके किसी से बात करूं ना तो वो मुझे वो सादा सीधे लफ्जों में कह देते हैं, ये लाहौरों पढ़ा है ना, साढ़े को भी खोल है। वो सीधा ये बात कर देते हैं। फिर वो आगे बात करते हैं कि जी हमारे पास रोजगार प्रॉपर नहीं है, हमारे पास मतलब कि हम बच्चों को तालीम प्रॉपर नहीं देते, तो हम क्या करें, ये भी ना करें। तो लोगों के माइंड के अंदर एक ये भी बात है कि वो इंटरटेनमेंट उनको कोई और नहीं है, वो इसको इंटरटेनमेंट का एक जरिया भी समझते हैं, जिस वजह से ऐसा है। मैं एक और आपको एग्जांपल यहाँ दे दूं कि मैं एक फीमेल से मिला तो वो बड़ी परेशान थी।
तो वो बच्चों के ज़हन में अजान दिलाते हैं ना, ये भी मैं वो हाँ। बात कर रहा हूँ, जब मेरी बेटी पैदा हुई चुनाव हम्म। हॉस्पिटल में, तो मैं वो डर के मौलवी से पूछ नहीं रही थी कि मेरे बच्चे के ज़हन में भी अजान दे दो। हम्म। तो मैंने उससे पूछा आपने क्यों नहीं दिलवाई, कहती है वो पैसे मांगेगा तो मैं कहाँ से उसको दूंगी। तो मैंने कहा तो अगर इतने ही हालात हैं, तो मैंने कहा हस्बैंड क्या करते हैं, कहते जी वो नशा करते हैं। हाँ। तो मैंने कहा ये बच्चा आपका कितना है, कहते जी ये छठा बच्चा है। छोटा बच्चा। मैंने कहा वो नशा बच्चों का नशा करते हैं या कोई और नशा करते हैं। तो देन शी सेड के जी वो नशा करते हैं। तो मैंने कहा बीबी खुदा का खौफ करें, आप तो अपने साथ खुद जुल्म कर रही हैं कि हस्बैंड आपके वो ऑलरेडी वो आपको मारते पीटते हैं। वो देन उसने मुझे थोड़ा सा बताया कि जी वो मुझे मारते भी हैं, वो जो मैं घरों में काम करके पैसे लाती हूँ वो भी छीन के ले जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो फिर जुल्म आप खुद अपने आप पे कर रही हैं। तो मतलब कि जो फीमेल भी हैं इन दी अदर सेंस, वो इस पोजीशन के लिए या इसके लिए रेडी ही नहीं है। वो ये सोचती हैं कि ये जो बच्चे हैं ये कल को मेरी स्ट्रेंथ, मेरे बाजू बनेंगे, ये एक दो मेरे बेटे हो जाएंगे, ये कल को मेरा सहारा बनेंगे, मेरे हस्बैंड ने तो मेरा साथ नहीं दिया। यानी कि लोग इतना उसको दूसरी आप आम लफ्जों में कह लें कि नेगेटिव सेंस के अंदर वो कहते हैं कि जी हमारा सहारा बनेंगे। वो ये नहीं सोच रहे होते कि इन बच्चों को जब मैं भूखा देखूंगी तो मेरे लिए क्या होगा। जब मैं इसको प्रॉपर वो खाना नहीं दूंगी, साथ वाले बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, मैं इसको पढ़ा नहीं सकूंगी तो क्या होगा। तो वो उसको नहीं समझ आती। तो तब मैंने ये रियलाइज किया कि इसकी सिर्फ जो है अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसको बताने की ज़रूरत है कि बीबी आप ये जो कर रही हैं ये स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ आपकी किसी और काम में है। एक दो बच्चे हैं, आप उनकी अच्छी परवरिश करें, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे तो वो आपका सहारा बने, ना कि इतने बच्चे हो जाएं आप किसी एक की भी अच्छी परवरिश ना कर सकें। एग्जैक्टली किसी वो कहते हैं ना कि क्वालिटी पे बिलीव करें, क्वांटिटी पे नहीं। अगर आप एक बच्चे को क्वालिटी की एजुकेशन देंगे, क्वालिटी का टाइम देंगे, तो वो सोसाइटी के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, बजाय ये कि आप 10 बच्चे पैदा करें, 5 बच्चे पैदा करें और उनको ना एजुकेशन दें, ना सेंस दें, ना शऊर दें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ जमशेद साहब मौजूद हैं, उनके साथ हम कर रहे हैं पॉपुलेशन के ऊपर बात। अच्छा, तो आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो आपने ये पॉपुलेशन वाला टॉपिक क्या सोच के चुना, इसके ऊपर काम किया या इसको रिसर्च किया, तो क्या माइंड में आया आपको कि ये ज़रूरत पड़ी आपको? उसकी ये वजह है कि हमारे साथ के जो कंट्रीज़ हैं वो तरक्की करते जा रहे हैं और हम बहुत पीछे हैं। तो चूंकि ये दुनिया में एक मिथ बनी हुई है कि जी जो ज़्यादा पॉपुलेशन है ये आपके लिए दबाव भी है, प्रेशर भी है और आपकी वीकनेस भी है। तो फिर मैंने सोचा और इस साइड पे मैं अपना ध्यान लेके गया। फिर मैंने इसके ऊपर देखा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे किए। बहुत से फिलोसफर, तो मैंने आपको शुरू में कहा, वो ये समझते हैं कि पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है, ये आपके लिए प्रेशर नहीं है। मैं सिंगापुर की जो मैंने आपको एग्जांपल दी, सिंगापुर के अंदर देखिए उनके पास कोई कुदरती वसाइल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को जो है वो हुनरमंद बनाया है, तालीम दी है और उनका किरदार बेहतर किया है और वो आज दुनिया के अंदर रिचेस्ट वो मुल्कों के अंदर वो आते हैं। तो इस तरह मैंने ये सोच के फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ का देखा, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे क्या है। फिर देखा कि लोगों की सोच क्या, जो मैंने आपसे डिस्कस की कि लोगों के कुछ समाजी ताने हैं। वो अगर चाहता भी है कि मैं अभी थोड़ा सा वक्फा कर लूँ तो उसको समाज के ताने इतने मिलते हैं कि वो फिर मजबूर हो जाता है ये डिसीजन लेने पे। तो ये चीज़ें देख के फिर मैं जब गाँव की वो जो मैंने आपको मिसाल दिया, गाँव के अंदर 2-4 लोग ऐसे हैं, मैं जब भी जाता हूँ मुझे तो ऐसे फील होता है, मैं तो उनसे ये कहता हूँ जी मैं लाहौरों आना तो तुसी नवा बाल फड़िया होंदा। हाँ बिल्कुल। तो वो ये इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा इनकरेज किया जो मैं इस साइड पे अच्छा, आपको सोचने पे मजबूर किया जी, इसी तरह कि इसके पीछे की वजूहात क्या हैं। ओके, अच्छा, तो एजुकेशनिस्ट हैं आप, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते हैं, कैसा तजर्बा रहा? थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं। नहीं, बड़ा पॉजिटिव रहा एक्सपीरियंस। तो मैंने जो देखा है, मैंने वो देखा कि वो पढ़ने से बंदा नहीं सीखता, जो पढ़ाने से सीखता है। अच्छा। हाँ, ये एक वो जो मेरा वो था। अभी भी
मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरी लर्निंग ज़्यादा हो रही होती है। मेरी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो मैं बेंचेस पे बैठ के देख रहा था कि टीचर्स किस तरह करते हैं। अब जब उस रोल में आए हैं तो पता चला है कि जी ये रोल जो है ये उससे भी सम टाइम बड़ा खूबसूरत है, सम टाइम बड़ा डेंजरस है जो आजकल के हालात हैं, और सम टाइम जो है वो बैलेंस्ड है, अच्छा। न्यूट्रल है। लेकिन दूसरा मुझे जो अफसोस है यूनिवर्सिटीज़ के जाते हुए, वो 2-3 चीज़ों का है। एक तो है कि हम पीस ऑफ पेपर बच्चों को दे रहे हैं। हम हर साल आईटी की अगर बात करूं, चूंकि आजकल एआई का दौर चल रहा है, तो आईटी की बात करूं, हर साल पाकिस्तान आईटी और कंप्यूटर रिलेटेड 70,000 ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहा है। उनमें से 10% जो है वो इमीडिएट जॉब लेते हैं, ओनली 10%। हर साल हम 70,000 को ऐड कर रहे हैं, और सिर्फ 7,000 उनमें से जो है वो इस पोजीशन में है जिसको इमीडिएट जॉब मिल जाती है, वो भी उसको जॉब उस लेवल की नहीं मिलती। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि हम किस तरह के एजुकेशन सेटअप के अंदर बच्चों को, या जो हमारी यूथ है उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो पढ़ें। और थोड़ा सा इसके अंदर और आपको थोड़े से फिगर बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के। 2001 के अंदर ये फिगर 3,000 था, जो कि अब 2024 और 25 के अंदर यही फिगर जो है वो 3,000 से बढ़ के 22,000 हो गया। हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड की अगर आपको बात करूं तो हाईली स्किल्ड भी जो है वो 10,000 थे 2001 के अंदर, जो लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे थे, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और अभी 2024 के अंदर वो जो है वो 10,000 से बढ़ के वो तकरीबन 45,000 हो रहे हैं। और इसके अंदर एक और आपको बात बता दूं, अच्छा। इरेगुलर माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है। 2001 में वो इरेगुलर माइग्रेशन थी, 12,000 के राउंड थे लोग जो इरेगुलरली जा रहे थे बाहर। अब वो तकरीबन 58,000 हो गई है। अब आप ये देखें कि एजुकेशन के बाद या जो पढ़ा लिखा तबका है वो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कम कर रहा है, वो बाहर जा रहा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वसाइल का हमारे यहाँ इस्तेमाल ठीक नहीं है। हमने बचपन से ये सुनते आ रहे हैं जी पाकिस्तान जो है वो कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन अभी तक वो कुदरती वसाइल जो हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। अभी भी स्टडीज यही कहती हैं कि हमारे यहाँ बहुत मादनियात हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। अब दुनिया के अंदर ये ट्रेंड चल पड़ा है कि वो ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की तरफ आ रहे हैं। चाइना अब ब्रेन गेन की तरफ आ रहा है, वो अपने लोगों को वापस बुला रहा है। वो कह रहा है कि आप हमारे लोग हैं, आप हमारे मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, आप यहाँ से पढ़ के यहाँ से स्किल लेके दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट ना करें। तो पाकिस्तान को भी इस तरह की पॉलिसीज को आजमाना चाहिए, बल्कि आजमाना क्या चाहिए बल्कि करना चाहिए। जब आप लोगों के लिए सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, साजगार एनवायरनमेंट डेफिनेटली। और जब साजगार एनवायरनमेंट होता है तो लोग खुद ब खुद आना शुरू कर देते हैं। और एजुकेशन का थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं, चूंकि आपने एजुकेशन की बात की, जो मुझे देख के लगता है कि इंडस्ट्री से लिंक्ड नहीं है। हमारी एजुकेशन का प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्री लाइफ है उससे कोई लिंक नहीं है। जिस तरह मैंने आपको 70,000 वाली फिगर बताई है, वो चूंकि लिंक्ड नहीं है, डिस्कनेक्ट है विद द इंडस्ट्री है, तो उस वजह से ऐसा है। एक और मैं बात कर दूं कि बीएस के जो स्टूडेंट हैं 40+ सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं, 40+। तो मुझे, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि ये जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो वो स्पेशल सब्जेक्ट पूछते हैं ना, सिर्फ वही याद रहते हैं। अदरवाइज तो मैंने बच्चों से पूछा कि आपको, जो अभी 8th सेमेस्टर में थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको याद है कि आपने लास्ट 7 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं? उनको नहीं पता। जिनको सब्जेक्ट के नाम का नहीं पता, आप उनको कौन सी स्किल दे रहे हैं कि वो मार्केट में जाके वो करें? इंडस्ट्री के साथ जो लिंक है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है? मैं भी अक्सर ये देखती हूँ कि बीएस करते हैं, जैसे कि अब कोई डॉक्टर बनता है तो उसकी एक हाउस जॉब होती है, वहाँ पे वो सीखता है चीज़ें, उसके बाद जाके वो इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन इस तरह का जो बीएस बच्चा कर रहा है उसके पास सिर्फ थ्योरी तो वो पढ़ता है लेकिन प्रैक्टिकल वर्क उसको नहीं आता। जब वो मार्केट में जाता है जॉब नहीं मिलती। नहीं, इसके लिए ना अभी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर आप थोड़े से इन्होंने टेप्टा नेपटेक के थ्रू प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और इस तरह के इनिशिएटिव लेने स्टार्ट कर दिए हुए हैं, जो दुनिया भी ले रही है। हम ये इस दुनिया के पैटर्न पे हैं और सक्सेस स्टोरीज भी हैं उसके अंदर।
तो ये आप स्टार्ट कर दिए कि आप वहाँ से स्किल लें। और मैं टेक्निकल स्किल के साथ जो आपने मार्केट की बात की वो फिर वो बात करूँगा कि लोग बाहर ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे यहाँ मेरे अपने गांव के अंदर से बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्होंने प्लम्बर वगैरह की वो स्किल्स ली हैं, वो सऊदी अरेबिया में दुबई के अंदर वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं जब फेसबुक पे उनको देखता हूँ, मैं अक्सर उनसे कहता हूँ यार फेसबुक पे आपको देखता हूँ तो आप वहाँ पे हज उम्रा कर रहे होते हैं, यहाँ गांव आओ तो आप सामने खड़े होते हैं। तो अब माशाल्लाह रेमिटेंसेस से वो जो स्किल है उससे वो जो रेमिटेंसेस लेते हैं उस रेमिटेंसेस से उन्होंने बड़े खूबसूरत घर बनाए हुए हैं। अब उनका लाइफस्टाइल जो है वो पहले से बहुत बेहतर हो गया है। तो स्किल से एक तो ये चीज तो आपकी लाइफ को बेहतर तो बनाते हैं। अब जो टैप्टा वगैरह की मैंने आपको बात की है, ये अभी शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ये उस लेवल पे नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनके साथ ये एग्रीमेंट करें, और मेरा ख्याल है इंडस्ट्रीज विलिंगली ये अप्रोच दे देगी कि आप जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको इंटर्नशिप पे ले लें, 6 महीने साल की इंटर्नशिप उनको दें। और अब तो कुछ कंपनीज जो हैं वो पे भी करती है इंटर्नशिप पे। अब ये इंटर्नशिप वाला रुझान स्टार्ट हो गया हुआ है, लेकिन इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि आप प्रैक्टिकल और थ्योरी को जब मिला के तो आपको इनोवेशन लेके आए तो डेफिनेट आप थोड़ा सा लीडिंग रोल पे आ जाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ में ये भी बताएं कि आज के तालिब इल्मों में और पहले के तालिब इल्मों में आपने क्या फ़र्क महसूस किया है? ज़्यादा अपडेटेड है आज का तालिब इल्म? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। नहीं। मैं सॉरी टू से मैं ये कहूँगा, मैं पहले भी ये बात करता हूँ कि पता नहीं क्या वजह है, एक जो एक लाइफ का सवाल आपके ज़हन में बार बार खलल डालता है ना, वो मुझे ये फील होता है। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ, पता नहीं क्या वजह थी कि पहले लोग कम पढ़े लिखे थे, लोगों में अदब बड़ा ज़्यादा था। अच्छा। मैंने ये हमारी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि गांव के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग आपको डांट दे से तो किसी की हमारी जरूरत नहीं होती थी कि जाके माँ बाप को बताना, डर होता था, खौफ होता था कि माँ बाप को बताया तो उन्होंने उल्टा हमें डांटना है कि आपकी गलती होगी तो उन्होंने आपको ऐसे कहा। अब ऐसा नहीं है। अच्छा। थोड़ी सी इसकी और बात ऐड कर दूं। 1990 के अंदर हमारा करप्शन इंडेक्स में रैंक था 39 और तब लिटरेसी रेट जो था वो ऑलमोस्ट 20, 30, 40 के राउंड था। और आज हमारा लिटरेसी रेट 65, 70 के राउंड चला गया है और करप्शन पे हमारा इंडेक्स 140 पे है। तो एक साइड पे तालीम बढ़ रही है जो आप बात कर रही हैं और दूसरी साइड पे करप्शन रैंक भी बढ़ रहा है। तो हमें ये बड़ी ना सोचने की ज़रूरत है कि जो हम तालीम दे रहे हैं क्या वो तालीम जो तालीम है वही तालीम है। ठीक, जापान के अंदर मैं एग्जांपल दूं, वहाँ पे प्राइमरी लेवल पे बच्चों को 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं। बच्चों का करैक्टर बिल्डिंग होती है, किरदार सिखाया बात करते हैं। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट हैं। थोड़ी सी हमने कहा कि यूथ के ऊपर भी बात करें कि यूथ किस तरह से अवेयर है, नहीं है। हम जापान के ऊपर बात कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे कि जापान में 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में एजुकेशन बढ़ती जा रही है, साथ में करप्शन भी बढ़ती जा रही है। मैं एजुकेशन के जो जापान की आपको एग्जांपल दे रहा था, उसके अंदर उन्होंने प्राइमरी लेवल पे बच्चों को 3 चीज़ें वो सिखाते हैं। एक तो किरदार उनका, उसको अच्छा करते हैं। दूसरा वो सफाई सिखाते हैं, और ये हमारे लिए सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल। हम अब सॉरी टू से हम अपने अब जूते पॉलिश करने को भी तौहीन समझते हैं कि जी मैं ना करूं, ये मेरी वाइफ करे या कोई और करे। तो सफाई निस्फ ईमान है। तो हमारे प्राइमरी लेवल पे ये कहीं अब चीज़ें नज़र नहीं आती। तीसरी जो बात है वो ग्रुप स्टडी सिखाते हैं। अब चूंकि दुनिया के अंदर आपने लोगों के बीच रहना है ना, इंटरेक्ट करना है लोगों के अंदर, तो ग्रुप स्टडी के अंदर वो ये सिखाते हैं कि आपने लोगों के साथ किस तरह बिहेव करना है।
किस तरह लोगों के साथ आपने मिलना है, किस तरह दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है। हमारे आप देखें कि ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं रही। आप किसी से कोई बात करें तो वो आपके ओपिनियन से अगर वो डिसएग्री करता है तो वो आपसे लड़ाई पे उतर आएगा। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि इख्तलाफ तो बड़ी प्यारी चीज़ होती है ना, कि आप किसी से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से रखते हैं इख्तलाफ, तो हमारी यूथ को इख्तलाफ करना सिखाया नहीं गया, अतात ही सिखाई गई थी। अगर अब इख्तलाफ करते हैं तो इख्तलाफ करने का सही तरीका नहीं सिखाया गया। कहाँ पे कमी आ रही है? जो आप बात अतात वाली तो नहीं है। अब दोस्तों के अंदर अगर मैं आपको बात कर रहा होता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग मेरे से डिसएग्री नहीं करते, लेकिन वो साथ में मेरे से लड़ाई भी कर रहे होते हैं। मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ उनसे बात करते हुए, जबकि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्योंकि हमारे यहाँ कहीं हमें सिखाया नहीं ना जाता कि आपने कम्युनिटी में किस तरह रहना है। हमारे यहाँ कहीं पे भी ये नहीं सिखाया जाता। इवन के आप यूनिवर्सिटीज़ की जिस तरह बात की, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी देखें रेस है, नंबर की रेस है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मैं अक्सर बच्चों ये कहता हूँ, जो टॉपर होता है, सॉरी टू से ये बात आई डोंट नो मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जो टॉपर होता है मुझे उससे इख्तलाफ होता है। अच्छा। मैं कहता हूँ बच्चे आप टॉप करते हो, नंबर लेते हो, लेकिन आप इंसानियत के तौर पे टॉपर भी बनो। एग्जाम्पल जिस तरह मैं देता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ ये है तो चीटिंग वाली बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं उनको एग्जाम्पल ये देता हूँ। मैं कहता हूँ किसी टॉपर से आप दूसरी दफ़ा सवाल पूछ लो ना तो वो गुस्से में आ जाएगा कि अब आपने पूछा तो मैं टीचर को शिकायत लगा दूंगा। तो क्या इनसिक्योरिटी होती है हमारे टॉपर के अंदर भी? हालांकि वो तो अच्छे उसमें जा रहा होता है। हाँ, लेकिन उसको ये इंसानियत का जो आप वो नहीं कनेक्शन नहीं ना सिखाया जाए, कम्युनिटी के साथ किस तरह आपने रहना है। आप कम्युनिटी में हम बच्चों को भेज तो देते हैं, इवन के फीमेल को भी हम जब बच्चों में भेज देते हैं तो उनको ये नहीं सिखाया जाता कि अब आप जब जा रहे हैं, लड़कों के अंदर भी आपने जाना है तो सर्टेन नॉर्म्स हैं। और यही बात हम लड़कों को भी नहीं सिखाते कि आपने नॉर्म्स के अंदर रहें, और ये बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं अगर नॉर्म्स के अंदर हम रहें। तो ये कहीं पे सिखाया नहीं जाता, ना घर पे पेरेंट्स सिखाते हैं, ना स्कूल एजुकेशन में कहीं ये हिस्सा है। इवन के आप कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट पे तो बात ही नहीं होती। और ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आप सबसे किरदार की जो बिल्डिंग है, करैक्टर जो बिल्डिंग है, वो तो प्राइमरी लेवल पे होनी चाहिए, जो नहीं होती। अब बैक बेंचर की यहाँ पे बात करूँ, बैक बेंचर मैं कहता हूँ उनमें इंसानियत बड़ी होती है। अच्छा। उनसे आप पूछें जी कि ये यार ये मुझे सवाल तो करवाना, वो शीट पकड़ा देंगे। इन द सेंस कि वो दोस्तों के साथ दोस्ती निभाते हैं। हाँ, वो अच्छा। ये नहीं सोचते, दे डोंट केयर। ये गलत बात है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव एंगल से लेता हूँ। पॉजिटिव एंगल से ये देखता हूँ कि उनके अंदर दोस्ती कितनी है। वो ये चाहते हैं कि यार नहीं, मेरा दोस्त पीछे ना रह जाए, चाहे हम मिडल में ही हैं, लेकिन मेरा दोस्त कम से कम पास हो जाए, निकल जाए। तो ये जो टॉपर होते हैं, आप वो बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान कामयाब होता है तो वो साथ ये भी चाहता है कि मेरा दोस्त भी कामयाब हो, मैं इसको भी कामयाब देखना चाहता हूँ। बिल्कुल इसी तरह ही। इस तरह नहीं कि जो एक हमने माइंडसेट बनाया होता है कि मैं हूँ और कोई ना हो हमारे अलावा। बिल्कुल ट्रू है। अब ये जो मैं वाली बात है ना, मैं आपकी बात को आगे ये अगर एलेबोरेट करूं तो मैंने अक्सर देखा, आप रोड पे जा रहे हो, जो जितना पढ़ा लिखा होगा वो उतना ही आपसे बदतमीजी कर रहा होगा। अच्छा। इवन के आप जब जा रहे होते हैं, मैं अक्सर देखा किसी से पूछे तो फिजिकली जो उनकी अपीयरेंस है वो यही लगती है कि पढ़ा लिखा तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं। फिर भी आप देखें रोड पे आप जाते हुए गलती से भी आपका बगैर किसी इरादे के भी आपका थोड़ा सा आप बाइक को किसी के आगे से गुजार दें या गाड़ी को गुजार दें तो लोग कितना बुरा बिहेव करते हैं। दे एक्ट लाइक कि जी अब उनका राइट है, आपने गलती की तो की क्यों। तो वो फिर उस चीज को इतना वो बढ़ाते हैं और अपनी मैं को ले आते हैं। तो ये देखे ना, 70% के राउंड हमारी एजुकेशन है, तो मोस्टली तबका तो रोड के अंदर सारे अनपढ़ तो जाहिल नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये बर्दाश्त नहीं है। जबकि आपको तालीम तो आपको सॉफ्टनेस सिखाती है, आपको किरदार सिखाती है, गलती को माफ़ करना सिखाते हैं। तो ये सॉरी टू से मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें अब नज़र नहीं आती। अच्छा, तो क्या वजह है कि हम अखलाकियात को खोते जा रहे हैं दिन ब दिन? एक तो वजह है कि हमारा एजुकेशन सेटअप ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मायूसी बहुत है। तो नहीं, पहले जो आप जिक्र कर रहे हैं तो पहले एजुकेशन सेटअप हमारा ठीक था, लोगों में अखलाकियात थी, जैसे लोगों को बताया जाता था। अच्छा। पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है।
पहले तो देखें जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि मुझे डर लगता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे। अब पेरेंट्स ऐसा नहीं करते, अब वो साइड लेते हैं बच्चे की। उनको पता होता है हमारा बच्चा है गलत है, इसने गलत हरकत की है तो उसने डांटा होगा, लेकिन वो साइड लेते हैं। वो कहते हैं कि पंजाबी के अंदर वो बात करूँगा, वो कहते हैं जी तेनू की लगे, मेरा पुत्र है ना, ये मेरी बेटी है ना, तेनू की लगे, जाके अपनी सांप। मतलब इस तरह का वो देते हैं। तो ये तो पेरेंटल जो ग्रूमिंग है ना, ये बड़ी ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी स्पेस दें, लोगों को भी स्पेस दें। हर कोई बुरा नहीं होता कि वो आपके बच्चे के बारे में बुरा ही सोचे, तो उनको थोड़ी सी स्पेस दें, उनकी भी राय का देखें कि अगर वो आपके बच्चे के बारे में कह रहा है तो कुछ टाइम के लिए तो सोचें कि यार किसी ने अगर मेरे बच्चे के बारे में ये बात की है तो ऐसे तो नहीं करती, कुछ ना कुछ पॉसिबल है मेरे बच्चे में ही गलती हो। तो ये जो पेरेंटल ग्रूमिंग है ना, वो आप नहीं सिखाते। पहले ये चीज़ बड़ी थी, अच्छा, ये चीज़ सिखाते भी थे और इवन के लोग भी पॉजिटिव थे, वो जिसमें जो गलती होती थी वही बताते थे। अब ऐसा नहीं है, अब कुछ जानबूझ के भी करते हैं और उसकी वजह ये है कि लोगों में मायूसी है, रोज़गार जो आपने बात की, वसाइल प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ना होने की वजह से लोग मायूस हैं, कुछ छोड़ के जा रहे हैं। फिर अब लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आ रही है। जब अब अवेयरनेस एक साइड पे लोग सीख रहे हैं और दूसरी साइड पे उनकी यूटिलाइजेशन नहीं है, तो वो फिर मसला पैदा होता है और उससे सोशल इश्यूज जन्म लेते हैं, क्राइम बढ़ता है, लोगों की बर्दाश्त जो है वो, जब आपको खुशहाल ज़िंदगी नहीं मिलेगी तो लोगों की बर्दाश्त जो है वो भी इसी तरह की रहेगी कि लोग बर्दाश्त चीज़ें नहीं करेंगे, बर्दाश्त अच्छा नहीं करेंगे। तो अब आप ही बता दें, आपने कहा कि जो बैक बेंचर होता है वो शीट पीछे पकड़ा देता है, आपने कितने लोगों को शीटें पकड़ाई? नहीं, मुझे याद है कि मैंने बीकॉम के अंदर मेरा एक दोस्त था, तो स्टैट के पेपर के अंदर उसको लिखवाया था सारा। वो अच्छा। फार्मूला बेस्ड होती हाँ। हैं चीज़ें, वो तो बस बताना ही होता है कि जी 90 इंटू द 90 इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया मुझे। लेकिन मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ कि जो चीटिंग से किया होता है ना क्वेश्चन, वो कभी नहीं भूलता नहीं है, वो याद रहता है वो याद। हमेशा। मेरी क्लास फेलो थी, लड़की हैं जरताशा। हाँ। आई होप कि मैं उससे ये शेयर भी करूँगा, मुझे हाँ। अभी भी याद है कि मैंने उसे कहा जरताशा अब आप लड़की हो, हाँ। अब लड़का होती तो मैं पीछे से आपको मार देता, हाँ। चीज़ या पेंसिल मार देता, तो मुझे खुद ही लिखवा देना। हाँ। तो उसने मुझे शीट दे दी थी। अच्छा। तो मुझे अभी भी याद है, वो टैक्स लॉ का पेपर था। हाँ। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो भी, उसमें भी उसके नंबर नहीं आए, मेरे भी नहीं आए थे, हम मर के पास हुए थे। तो ये आपको याद रहता है। मैं इवन के मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो 10-15 साल बाद भी स्टोरी बता रहे होते हैं कि यार ये क्वेश्चन मैंने उससे किया था। मैंने इवन के CSS का बड़ा रुझान है, तो मैंने एक CSP ऑफिसर के मुंह से ये सुना, उसने मुझे ये कहा यार पंजाबी का ये वाला क्वेश्चन अगर मैं वो फलां अफसर मेरे साथ हम पेपर कर रहे थे उससे ना करता तो आज मैं पुलिस में ना होता। थैंक यू जमशेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाजरीन, आपने भी सुनी है आज की कॉन्वर्सेशन, पॉपुलेशन के ऊपर हमने बात की है कि किस तरह पॉपुलेशन को हम बढ़ने से रोक सकते हैं और अवेयरनेस किस तरह से ला सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट युसरा बलोच को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।